एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो गाइज आई नो कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो देयर इज़ नो नीड टू वरी, आज मैं आपको एक ही वीडियो में ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी। पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देयर इज़ नो नीड टू वरी कि अरे इतना लेंथी चैप्टर है ये। तो चैप्टर तो आपको समझ में आ ही जाएगा और इंपॉर्टेंट ये चैप्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में। तो ये चैप्टर की वीडियो से आप पूरा चैप्टर समझ लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द 2 पेजेस नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। ये 2 पेजेस में मैंने चैप्टर का पूरा नोट्स बना दिया। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जो है कॉम्पैक्ट बिल्कुल मैंने नोट्स आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है। अगर ये नोट्स आपने डिवीजन कर लिया, चैप्टर इज फुली कंप्लीटेड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये नोट्स जो है इनकी पिक्चर मैं अपलोड कर दूंगी अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे, वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। इंस्टा नहीं चलाते तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पिन्ड कमेंट को चेक कर लेना, वहां पे इनको टाइप्ड वर्जन में मैंने पिन कर दिया है, तो वहां से आप देख लीजिए। तो जब मैंने ये चैप्टर क्रिएट करा था तो पहले मैंने इसके नोट्स बना दिए थे बिकॉज आई नो ये वो चैप्टर है जहाँ काफी डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को। एंड इफ यू विल से मैं हर चैप्टर के ऐसे 2 पेजेस नोट्स बना दूंगी फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो चलो नोट्स का मैंने बता दिया है, बाकी चैप्टर्स पढ़ने उनकी भी प्लेलिस्ट गिवन है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी प्लेलिस्ट गिवन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब पढ़ने क्या वाले हैं हम इस चैप्टर में, हमारा मेजर फोकस रहने वाले सिक्योरिटी पे। तो सबसे पहले देखते हैं भाई सिक्योरिटी आखिर में है क्या, व्हाट इज सिक्योरिटी, क्या चीज है ये सिक्योरिटी, इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन क्रिएट करते हैं हम अभी। तो सिक्योरिटी सीधे साधे शब्दों में बोलो अगर तो सिक्योरिटी होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। अगर कोई भी चीज को खतरा नहीं है, थ्रेट मतलब क्या होता है, खतरा। तो अगर किसी भी चीज को खतरा नहीं है दैट मीन्स वो सिक्योर है, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। बट ये जो डेफिनेशन है गाइस अब ये अधूरी है, ये डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खतरा होता है। एवरीथिंग दैट वी होल्ड डियर, उसको छोटा बड़ा कोई ना कोई खतरा जरूर होता है। चाहे आप कोई नॉन लिविंग थिंग ले लो चाहे लिविंग थिंग ले लो। अगर आप नॉन लिविंग थिंग की बात करो, हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इवन आपकी स्कूटी जो है जिसपे आप स्कूल जाते हो, जिसपे आप ट्यूशन जाते होगे, या आपकी गाड़ी हो गई, या आपका घर हो गया, हर चीज को किसी न किसी टाइप का थ्रेट है। आपकी स्कूटी को थ्रेट है कि अगर आपने ताला नहीं मारा तो उसे चोरी करके लेके जा सकता है। आपके घर को थ्रेट है कि अगर आप सही से लॉक नहीं करोगे अपने घर को, आप कहीं गए हो तो आपके घर में चोरी हो सकती है। आपका जो पैसा है उसको भी आपको सिक्योर करने की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से अपने पैसे को संभालो। बैंक में भी जो पैसा रखा होता है उसको भी सिक्योरिटी की जरूरत है कि बैंक को ध्यान रखना है कि उसे अपने जितने भी लोगों के पैसे हैं तो उसको सिक्योर करके रखना है। तो एवरीथिंग, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, उसे सिक्योरिटी की जरूरत है। ह्यूमन लाइफ की अगर हम बात करें, हमें हमारी लाइफ को भी सिक्योरिटी की जरूरत है। जब आप स्कूल जाते हो, जब आप ट्यूशन जाते हो, तो घर के आप पेरेंट्स को जरूर चिंता होती होगी कि भाई हमारा बच्चा घर पे सेफली वापस आ जाए, ठीक है। तो एवरीथिंग दैट वी होल्ड डियर उसको किसी ना किसी टाइप का थ्रेट होता है, वो किसी ना किसी टाइप के खतरे में रहता है। तो क्या हम इन सब चीज़ों को सिक्योरिटी में पढ़ने वाले हैं? क्या इस पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो क्या सब चीज़ों को पढ़ेंगे हम? नहीं गाइस, हम सब चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ उन चीज़ों को सिक्योरिटी में पढ़ते हैं हम जो कोर वैल्यूज़ को थ्रेटन करती हैं, जो कोर वैल्यूज़ को खतरा पहुंचा सकती हैं, उनको हम सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। अब वो कोर वैल्यूज़ क्या होती है आपकी बुक में कुछ नहीं बता रखा है, कौन सी कोर वैल्यूज़ है बहुत बाद में जाके बताएगा, मैं अभी बता देती हूँ तभी चैप्टर समझ में आएगा। कोर वैल्यूज़ वो होंगी जैसे कि जो एक कंट्री की कोर वैल्यूज़ को खतरा पहुंचा रही हैं उनको हम सिक्योरिटी में डील करेंगे। जो किसी ह्यूमन की कोर वैल्यूज़ को नुकसान पहुंचा रही हैं उसको हम सिक्योरिटी में डील करेंगे। जैसे एक कंट्री की कोर वैल्यू होगी उसकी सॉवरेनिटी यानी कि उसकी आज़ादी और उसकी इंडिपेंडेंस। जैसे ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारी कोर वैल्यू पे खतरा जमाया, क्या हुआ, हमारी इंडिपेंडेंस उन्होंने हमसे छीन ली। तो उस समय पे हमें सिक्योरिटी की जरूरत थी, समझ गए, कि हम अपने आप को सिक्योर करते, हम अपने आप को इतना जो है उस समय पे इन्होंने हमारे को आके कब्जा कैसे कर लिया, ट्रेड के थ्रू कर लिया था। बट अभी हम पूरी तरीके से सिक्योर है, हमारे पास अपनी आर्मी है, हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास अपनी प्रॉपर फोर्सेस हैं जो हमारी कंट्री की रक्षा कर रही है, समझ गए। तो कोर वैल्यूज क्या होती है, जो ऐसी वैल्यूज जिन पे अगर खतरा हो तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। एक कंट्री के लिए उसकी कोर वैल्यू क्या होगी, उसकी सोवरेनिटी, उसकी आज़ादी। आज के समय पे वर्ल्ड में हर एक कंट्री सबसे ज़्यादा रक्षा करती है अपनी इस कोर वैल्यू की कि उनकी जो आज़ादी है, उनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है यानी कि जो उनकी टेरिटरी है उस पर कोई कब्जा ना करे। दैट्स वाई हम पूरी अपनी मिलिट्री बिल्डअप करके रखते हैं कि कोई हमारे पे कब्जा ना करे, और अगर कोई कोशिश करे तो भैया हम उसको जवाब दें और उस अपनी कंट्री को बचाए। तो सिक्योरिटी जब भी हम पढ़ेंगे तो हम उन कोर वैल्यूज़ के खतरे के बारे में पढ़ेंगे। अब कंट्री के अलावा ह्यूमन एग्जिस्टेंस को भी काफ़ी खतरे होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस की लाइफ को खतरे। तो यहाँ पे ह्यूमन की एग्जिस्टेंस के लिए कोर वैल्यू क्या होगी, लाइफ।
ठीक है, ऐसा नहीं होगी कि आपकी स्कूटी की चोरी हो गई है तो उसको हम सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, या किसी के पैसे चोरी हो गए तो हम उसको सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, नहीं। हम सिक्योरिटी में ह्यूमन की कोर वैल्यू क्या होगी, उसकी लाइफ। अगर उसकी जान को कोई खतरा है तो हम उसको सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। जैसे कुछ ऐसे देश हैं, अगर कभी वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया तो उसमें उस ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को खतरा है। एपिडेमिक्स आते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक आपने देखा, तो उसमें वहाँ पे सिक्योरिटी को हम पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, कैसे हम इस चैप्टर में पैंडेमिक्स तक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को खतरा पहुंचाते हैं, तो उसको हमें सिक्योर करने की जरूरत है। पूरे वर्ल्ड पे सारे लीडर्स देखो इकट्ठे आए, सारे देश ने एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करी अपनी पॉपुलेशंस को सिक्योर करने के लिए। तो इन दिस चैप्टर हम जानेंगे कि कैसे हम खुद को सिक्योर कर सकते हैं, क्या है सिक्योरिटी। तो अब अगर सिंपल डेफिनेशन आपको सिक्योरिटी की बनानी हो तो पहले हमने क्या कहा, सिक्योरिटी मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। बट थ्रेट तो भैया हर चीज को है, स्कूटी से लेके आईफोन से लेके तुम्हारे हर चीज को थ्रेट हो सकता है। तो क्या सबके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? नहीं भाई, हम सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी कोर वैल्यूज है, और अगर उन्हें खतरा हुआ तो इट वुड बी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर किसी ह्यूमन की लाइफ को खतरा हुआ, ठीक है, उसकी स्कूटी चोरी होगी, वो तो नहीं आ जाएगी, जान पे अगर लगी है, एक्सीडेंट हो गया या कोई अटैक हो गया उसके ऊपर, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ गए। दैट वुड बी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। एक कंट्री पे अगर किसी दूसरे कंट्री ने हमला कर दिया और उनके ऊपर कब्जा कर लिया, तो दैट वुड बी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, समझ गए। तो हम सिक्योरिटी में उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिस पे अगर खतरा हुआ तो इट वुड बी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। तो सिक्योरिटी ये प्रॉपर डेफिनेशन अब क्या बनी, सिक्योरिटी रिलेट्स टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स। सिक्योरिटी में ये चोरी चकारी नहीं आएगी, सिक्योरिटी में हम बात करेंगे एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स के, दैट को डेंजर कोर वैल्यूज, जो कोर वैल्यूज को डेंजर कर दिया। जैसे कंट्री की कोर वैल्यू क्या है, उसकी सोवरेनिटी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। एक इंसान की कोर वैल्यू क्या है, उसकी लाइफ से बड़ा थोड़ी कुछ चीज़ है, उसकी हेल्थ, उससे बड़ी थोड़ी कोई चीज़ है। तो सिक्योरिटी मतलब क्या है, सिक्योरिटी रिलेट्स टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स दैट कुड सो डेंजर कोर वैल्यूज दैट इट वुड बी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, समझ गए। तो ये जो पूरा का पूरा बात है ना, ये एनसीईआरटी में इतना गोल घुमा के लिखा गया था। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि सिक्योरिटी तो हर चीज़ को ज़रूरत होती है, बट चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड में हम सिक्योरिटी में उसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे कोर वैल्यूज़ को खतरा पहुंचाती है, इट वुड बी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। अब इसमें दो टाइप के नोशंस आ जाते हैं। अब हर एक के लिए सिक्योरिटी का मतलब अलग अलग हो सकता है ना, तो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल दो टाइप के नोशन है सिक्योरिटी के। पहला होता है ट्रेडिशनल नोशंस और दूसरा होता है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल नोशंस में खतरा ज़्यादातर जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री थ्रेट्स के थ्रू आ रहा होता है कि बाहर के देश से एक कंट्री पे दूसरी कंट्री ने हमला कर दिया है, ये ट्रेडिशनल में आता है, समझ गए, कि दूसरी कंट्री से आपको खतरा है। और नॉन ट्रेडिशनल में आएंगे आज के टाइप के नए नए खतरे जो आ रहे हैं, जैसे कि टेररिस्ट अटैक है तो ह्यूमन लाइफ को खतरा है, समझ गए, कोई पेंडेमिक हो गया तो ह्यूमन लाइफ को खतरा है। इवन हंगर, पॉवर्टी तक को हम आज के समय पे थ्रेट मानते हैं ह्यूमन लाइफ का। क्यों? क्योंकि अगर इंसान को खाना नहीं मिलेगा, वो पॉवर्टी में रह रहे होंगे, तो क्या होगा, उनकी लाइफ चली जाएगी। तो ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में कि सिक्योरिटी तो हम समझ गए क्या, अब हम जानेंगे सिक्योरिटी के कितने टाइप के थ्रेट्स होते हैं सिक्योरिटी को। तो एक ट्रेडिशनल थ्रेट्स होते हैं जिसमें मिलिट्री के द्वारा हमला होता है, दूसरे होते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जिनकी लिस्ट गोज ऑन है, और उसको किस तरीके से हम जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं इस वर्ड में, वो पूरा हमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी क्या पढ़ेंगे हम, मैं आपको ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और 2 पेजेस नोट्स में तो आपको सब मिल ही जाएगा। तो अब हम जानेंगे थ्रेट्स टू सिक्योरिटी, यानी कि जो थ्रेट होता है सिक्योरिटी को वो कितने टाइप का होता है। तो एक होता है ट्रेडिशनल में भी दो टाइप आ जाते हैं, एक एक्सटर्नल यानी कि बाहर की कंट्री उनके ऊपर आके हमला कर रही है, एक होता है इंटरनल कि भैया अपनी कंट्री में ही जो है माहौल ऐसा चल रहा है कि थ्रेट है। दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशन, जिसमें आ जाएगा आपका टेररिज्म, डिजीज, पॉवर्टी एंड व्हाट नॉट। तो चलो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को आगे। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। तो अब हमें पढ़ना है ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब भी ट्रेडिशनल नोशन आए आप समझ जाओ ट्रेडिशनल नोशन सिक्योरिटी के क्या होते हैं। सुरक्षा करने के लिए ट्रेडिशनल नोशंस में किस पे हम ध्यान देते हैं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर या फिर वॉर जैसी चीजों के ऊपर, कि भैया एक कंट्री पे दूसरी कंट्री ने जो है अटैक कर दिया, वॉर हो गया, ये सब होता है हमारा ट्रेडिशनल नोशंस में, ठीक है। जो पुराने जमाने से आप मान लो ट्रेडिशनल पुराने जमाने से ये सबसे पहला खतरा होता था
था एक कंट्री के ऊपर, ह्यूमन लाइव्स के ऊपर सबसे पहला खतरा क्या है कि भैया कोई दूसरा कंट्री आके उन पर अटैक ना कर दे। अगर आप राजा महाराजाओं के टाइम पे भी चले जाओगे ना, किंगडम्स के जमाने में भी, तो फर्स्ट खतरा यही होता था कि भाई बाहरी किंगडम आके हमला ना कर दे, कोई लोग आके उनके ऊपर हमला ना कर दे। तो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में आता है अटैक्स बाय अनदर कंट्रीज, ठीक है, वॉर वाले अटैक्स, मिलिट्री अटैक्स जो होते हैं उसको हम ट्रेडिशनल नोशन में कंसिडर करते हैं। अब ये जो ट्रेडिशनल नोशन होता है इसका दो होता है, एक्सटर्नल और होता है एक इंटरनल। एक्सटर्नल वाले में दूसरी कंट्री आके अटैक कर रही होती है, समझ गए, एक्सटर्नल बाहर से अटैक आएगा। इंटरनल में क्या होता है, अपनी कंट्री के अंदर ही जो है माहौल ऐसा हो जाता है कि भैया अपनी कंट्री के अंदर ही वॉर टाइप सिचुएशन बन जाती है, सिविल वॉर हो जाता है। अब ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, देखो लर्न नहीं करना है, चैप्टर मुश्किल क्यों लगता है, आप बिना समझे लर्न कर रहे होते, डोंट लर्न एनीथिंग, समझते रहो। एक्सटर्नल मतलब बाहर की कंट्री अटैक कर रही है, इंटरनल मतलब हमारी कंट्री में हमने खुद देखा है कई बार गाइस, जैसे ऐसा माहौल बन जाए कि कंट्री का एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, वो कैसे हो जाए, वो वायलेंस क्रिएट करना शुरू कर दे, कई बार अलगाववादी मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। आप पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे रीजनल एस्पिरेशंस वाला क्लास 12 की अपनी सेकंड बुक के अंदर, कि किस तरीके से हमारी कंट्री में भी कई बार ऐसी भी डिमांड्स आई कि भैया पूरा अलग जो है स्टेटहुड ग्रांट कर दी जाए, और साथ ही के साथ में सेपरेटिस्ट मूवमेंट। बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, अपने अंदर का ना माहौल गड़बड़ हो जाता है, कोई एक कम्युनिटी है, ठीक है, किसी भी, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो किसी और बेसिस पे हो, उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया भैया हमारे को तो ये कंट्री से अलग हमारे को हिस्सा दे दो, वो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इंटरनल पॉलिटिक्स भी अगर सही से नहीं चलेगी, अगर इंटरनल भी कोई खतरा है इंटरनल कंट्री के, वो भी इसी में आ जाएगा हमारा ट्रेडिशनल नोशन में, और एक्सटर्नल अगर बाहर की कंट्री से खतरा आ रहा है तो भी एक्सटर्नल में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले हमारे को एक्सटर्नल पढ़ना है। तो एक्सटर्नल जो नोशन है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डेंजर जो एक कंट्री को होता है, ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस को होता है, वो होता है मिलिट्री थ्रेट से, ठीक है, मिलिट्री थ्रेट से होता है। और इसकी सोर्स क्या होती है, एक्सटर्नल है तो मतलब होगा कोई फॉरेन कंट्री, कोई दूसरी कंट्री मिलिट्री थ्रेट कर रही है। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटरनल में भी जो है मिलिट्री थ्रेट का खतरा होगा, बट वहां पे जो सोर्स होती है हमला करने की वो अपनी कंट्री के अंदर से ही आ रही होती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल में कौन हमला कर रहा है, कोई बाहर की कोई कंट्री आके मिलिट्री हमला कर रही है, तो वो एक्सटर्नल नोशन में आ जाएगा। इसमें से कौन सी कोर वैल्यूज डेंजर में आती है, आपने डेफिनेशन में पढ़ा ना कि भाई सिक्योरिटी वो होती है, सिक्योरिटी मतलब थ्रेट्स आना उन कोर वैल्यूज पे कि वो इतना ज्यादा डेंजर हो जाए कि आप उसे सही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सी कोर वैल्यूज डेंजर में आती है जब एक्सटर्नल नोशन से हमारे को थ्रेट होता है, तो 3 कोर वैल्यूज हमारी डेंजर में आती है हमारी कंट्री की। पहली वो कोर वैल्यू है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी पे तो गाइस क्लास 11 में पूरा चैप्टर भी पढ़ा था। सोवरेनिटी मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो खुद को रूल करने की पावर। जब हमारे पे ब्रिटिशर्स जो है हमारे पे रूल कर रहे थे तब हम सोवरेन नहीं थे, हम अपने देश के डिसीजन खुद नहीं लेते थे, हमारे लीडर्स नहीं लेते थे, वो लोग लेते थे अपनी मर्जी से। वी वर नॉट सोवरेन एट दैट टाइम, बट अभी आज के समय पे वी आर सोवरेन। हमारा जो भी देश के लिए डिसीजन लेना है, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनल पॉलिसी हो, सिक्योरिटी पॉलिसी हो, जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे द्वारा इलेक्ट करके लीडर लेते हैं। अब हम सोवरेन है, बट जब एक कंट्री पे दूसरी कंट्री अटैक करती है तो खतरा होता है कि भैया उसकी सोवरेनिटी छिन जाएगी, वो उन पे कब्जा कर लेंगे और वो उनका सोवरेनिटी छीन लेंगे, वो उनके तरह डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट खतरा होता है इंडिपेंडेंस पे। देख लो यहाँ सब लिखा है कौन कौन सी 3 कोर वैल्यूज डेंजर में आती है ट्रेडिशनल नोशन पे, डायरेक्ट 1 मार्कर आ सकता है। तो 3 आती है, सोवरेनिटी, दूसरा होता है इंडिपेंडेंस। अब किसी ने तुम्हारे पे हमला कर दिया, तुम्हारी सोवरेनिटी छीन ली, तो मतलब तुम्हारी आजादी गई, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। जैसे ब्रिटिशर्स ने जब हमारी सोवरेनिटी छीनी तो वी वर नॉट इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम। और तीसरा खतरा होता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब हमारी बॉर्डर्स, कहीं वो हमारा बॉर्डर या हमारी कोई जमीन का कोई जो हिस्सा है उसको हथिया ना ले। कई बार ये भी होता है कि कोई बराबर वाली कंट्री, चाहे नेबर हो चाहे कोई और, अटैक करता है, अगर वो कंट्री हार जाए तो उसको कोई टेरिटोरियल हिस्सा भी वो कब्जा लेते हैं कि भैया उसको कब्जा के बैठ गए हैं। तो ये 3 चीजों पे खतरा होता है जब मिलिट्री थ्रेट होता है किसी दूसरी कंट्री से। तो ये आपको समझ में आ गया, ये टाइप के थ्रेट्स होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी टेरिटरी को सिक्योर करके रखें। अब जो है नेक्स्ट बात आती है कि किस तरीके से एक और चीज है, आप ये मत सोचो कि जब ये मिलिट्री थ्रेट आ रहा है तो इससे बस एक कंट्री को नुकसान होगा, नहीं, ह्यूमन बींग्स को भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स कंट्री का ही पार्ट है, सिटीजन्स ही उसी कंट्री के। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है ऐसी वॉर टाइप सिचुएशन में पहले सिविलियंस को ही टारगेट कर लिया जाता है, आर्म सोल्जर्स की जगह जो है पहले टारगेट बना लिया जाता है सिविलियंस को। तो ऐसा नहीं है कि अगर कभी वॉर हो तो खाली जो है सोल्जर्स एंड आर्मी उन्हीं के ऊपर अटैक होता है, कई बार तो सिविलियंस को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो दोनों को ही खतरा होता है इसमें, तो इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अब एक गवर्नमेंट के पास क्या तरीके होते हैं रिस्पॉन्ड करने के एक अटैक को, ये हम जानेंगे कि भैया सपोज करो एक गवर्नमेंट है और उसके ऊपर हमला हो गया है, किसी दूसरी कंट्री ने आके उसके ऊपर मिलिट्री अटैक कर दिया है, तो वो किस तरीके से खुद
को बचा सकती है, क्या क्या तरीके हैं उसके खुद को प्रोटेक्ट करने के और रिएक्ट करने के। यहाँ पे हम देखने वाले हैं वो 3 तरीके जो एक गवर्नमेंट के पास होते हैं रिएक्ट करने के जब उनके ऊपर कोई खतरा हो तो। अब यहाँ पे देखो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म कीवर्ड में लिख दिया, एनसीईआरटी वाली लाइंस जो है ना, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बस ये कीवर्ड चेक कर लो, इनको एक कॉपी में लिख भी लेना, पता भी नहीं चलेगा आपको। ये पूरा आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, 6 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, देख लो आप इसको। तो पहले देखेंगे हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे। पहले देखेंगे हम वो 3 तरीके अगर ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट आए किसी कंट्री पे, यानी कि बाहर की कंट्री अटैक कर दे, तो क्या 3 तरीके हैं रिएक्ट करने के। एक तरीका होता है सरेंडर कर देना, यानी कि सरेंडर मतलब तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आप जो है सरेंडर कर दो। बट सरेंडर करने को कभी भी कोई कंट्री अपनी पॉलिसी में शो नहीं करेगी, यानी कि जब वो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे कंट्री की कि अगर अटैक हो तो हम ऐसा रिएक्ट करेंगे, बट तो वो कभी भी ना सरेंडर को लिखेंगे नहीं वहाँ पे कि हाँ हम सरेंडर करने में बिलीव करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप ऐसा लिख दोगे तो मतलब सबको समझ में आ जाएगा कि आप कमज़ोर हो, ठीक है। तो सरेंडर एक बहुत ही लास्ट ऑप्शन होता है, कभी किसी कंट्री को सरेंडर करना पड़े। कभी भी वो ऐसे अपने सिक्योरिटी पॉलिसी में शो नहीं करते कि हाँ हम सरेंडर करने में बिलीव करते हैं। हमेशा हर कोई जो है कोशिश करता है लड़ने की, सरेंडर एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो कभी भी कोई कंट्री पहले से नहीं कहती कि हम सरेंडर करेंगे। दूसरा तरीका होता है रिएक्ट करने का, वो है प्रिवेंट वॉर, कि आप पे अगर कोई सोच रहा है आपको ऊपर हमला करने के लिए तो आप वॉर को प्रिवेंट कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो? बाय प्रॉमिसिंग टू टेक वॉर टू एन अनदर लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सामने वाले को इतना डरा दो, उसे समझा दो बिल्कुल क्लियर शब्दों में कि अगर तुमने मेरे पे अटैक करा ना तुम बचने वाले नहीं हो, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। इस चीज़ को डेटरेंस भी बोला जाता है, कि आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लो, पावरफुल बना लो कि सामने वाला तुम पे हमला करने से भी डरे, उसे समझ रहे भाई बहुत डेंजर है, इस पर हमला करने का कोई फायदा नहीं है, तो हमें पूरा का पूरा नष्ट कर देगा। तो ये होता है टू प्रिवेंट वॉर, कि भाई आप खुद को इतना स्ट्रांग कर लो, एक कंट्री खुद को इतना स्ट्रांग कर ले कि सामने वाला आप पे अटैक ही ना करे। तीसरा तरीका होता है डिफेंड करना, कि आप भैया हमला हो ही गया तो खुद को डिफेंड करो, अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको जो है सामने आके आपके लिए जो है वो फाइट करें और आपको जीत दिलाएं। आप डिफेंड करें, आपको लिमिट करें वॉर को, जल्दी से जल्दी वॉर को एंड करने की कोशिश करें, हॉस्टिलिटीज कम हो। ये 3 तरीके होते हैं कंट्री को रिएक्ट करने के। टू सरेंडर कभी दिखाएगी नहीं, टू प्रिवेंट मतलब डेटरेंस में आ जाए, टू डिफेंड मतलब लिमिट करो वॉर को। ये 3 तरीके होते हैं। ये तो 3 तरीके होते हैं गवर्नमेंट के रिएक्ट करने के। अब हम देखेंगे द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब क्या हुआ कि एक कंट्री कैसे खुद को सिक्योर कर सकती है किसी भी मिलिट्री अटैक से जो दूसरी कंट्री करती है उन पे। तो पहला तरीका जो सरेंडर हमने पढ़ा है उसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कंट्री सरेंडर करने को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में मेंशन नहीं करती है। वो ऐसे लिख के नहीं बता देगी कि हाँ सरेंडर कर सकते हैं, नहीं, सरेंडर तो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो पहला तरीका क्या आता है यहाँ पे? पहला तरीका आता है टू प्रिवेंट वॉर। क्या आता है? टू प्रिवेंट वॉर। वही चीज़ सेम आप लिखोगे, प्रिवेंट वॉर मतलब डेटरेंस रिलेशनशिप में खुद को ले आओ। यू नो व्हाट इज डेटरेंस? जब वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए था एक तरफ, यूएसएसआर था, तो उस समय पे हमारा वर्ल्ड ना इस डेटरेंस रिलेशनशिप में चला गया था। क्या यूएसए पे हिम्मत नहीं थी कि वो यूएसएसआर पे हमला कर दे? कर सकता था, वो 4 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकता तो भैया यूएसएसआर पे कौन सा कम थे, वो 8 फेंक देता, दोनों खत्म हो जाते। तो दिस इज अ डेटरेंस रिलेशनशिप। तो पहला तरीका कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी का क्या है कि आप खुद को डेटरेंस में ले आओ, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि सामने वाला आप पे हमला ही ना करे, सिंपल लैंग्वेज। दूसरा तरीका होता है टू डिफेंड। डिफेंड कब करोगे? जब हमला हो जाए तो उस समय पे आप खुद को डिफेंड करो। तीसरा तरीका होता है कंट्री का खुद को सिक्योर करने के लिए, वो है बैलेंस ऑफ पावर। अब ये बैलेंस ऑफ पावर मतलब बैलेंस पता है ना आपको, बिल्कुल ऐसे बैलेंस करके रखना। अब बैलेंस ऑफ पावर करने की क्यों जरूरत पड़ती है? अब हमेशा अगर कोई कंट्री अपने आसपास में देखते हो, उन्हें जरूर कोई ऐसी कंट्री दिखेगी जो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा पावरफुल हो। सपोज करो ये कंट्री ए है, इसके पास में कंट्री बी और सी है, तो ये जो कंट्री बी है ये बहुत ताकतवर है इस ए से। तो अब भैया आज के समय पे तो ए और बी की कोई लड़ाई नहीं है, बट इन फ्यूचर तो ऐसा हो सकता है ना, ए और बी की कोई लड़ाई हो सकती है, तो तब तो बी 1 मिनट में हमला कर देगा, उसे पता होगा मैं इससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हर एक कंट्री को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी पावर को बैलेंस करे। अगर उन्हें लग रहा है उनके पास में ऐसी कंट्री है जो उनसे ज़्यादा पावरफुल हो रही है, तो उन्हें अपनी मिलिट्री स्ट्रांग करनी चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग करनी चाहिए, और इकोनॉमी पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर वो इस तरीक़ों से स्ट्रांग होंगे और लगभग उनके करीब भी अगर पहुँच गए, उनसे कमज़ोर नहीं रहे, बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, तो वो भी हमला करने से पहले सोचेगी कि भैया डेंजर तो ये भी है, ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे से कमज़ोर है, मैं अगर वॉर इनिशिएट करूंगा तो मुझे भी हमला कर सकती है ये और मेरे को भी नुकसान होगा। तो दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ पावर, कि कभी खुद को किसी से कम मत रखो, अपना भी आप जो है अगर बैलेंस करते हुए चलोगे तो सामने वाला हमला करने से पहले सोचेगा। नेक्स्ट होता है अलायंस बना लेना। अलायंस मतलब ग्रुप बना लेना, ग्रुप का मेंबर बन जाओ जाके कि भैया तुमने ग्रुपिंग कर लिया कि मेरे पे हमला करोगे तो मेरे सारे दोस्त भी हमला करने आएंगे। दिस इज अलायंस। अलायंस सिस्टम हमारे वर्ल्ड में बहुत फेमस रहा। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए ने अपने ग्रुप में इतने
इतने मेंबर्स इकट्ठे कर लिए थे, नेटो, सीएटो, सेंटो, 3 इसके ग्रुप चल रहे थे अलायंस। उधर यूएसएसआर ने अपना वॉर्सो बना रखा था, उनके इतने सारे अलायंस के मेंबर्स थे। तो ये अलायंस से क्या हो जाता है, सिंपल आप अपनी लैंग्वेज में देख लो, हमारे स्कूल में भी हम लोग अपने अपने अलायंसेस बनाते हैं, बस हम उसे ग्रुप गैंग बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में। गर्ल्स के बॉयज़ के दोनों के गैंग्स होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो भैया उस वाले सेक्शन की लड़कियों का गैंग अलग है, इस वाले सेक्शन के लड़कों का गैंग अलग है, पूरा प्रॉपर गैंग बना होता है। और कभी लड़ाई वड़ाई हो जाए ना, तो फिर सीधा वो 2 गैंग के लोग मिल रहे होते हैं, बीच में कॉम्प्रो कराने वाला रहता है, अरे भाई लड़ो मत, कॉम्प्रो कर लो, समझ गए। तो क्या होता है, भैया मेरे गैंग में इतने मेंबर है, तू मुझे मारने आएगा ना तो मैं सारे दोस्त लेकर आ जाऊंगा अपने। इस तरीके से चलता है ना, गैंग होता है ना प्रॉपर, कि भैया सामने वाला देखते हैं अरे इससे पंगा नहीं लेना, इसके इतने सारे दोस्त हैं। तो दिस इज व्हाट अलायंस की कंट्रीज भी ऐसी कोशिश करती है कि एक पावरफुल अलायंस का मेंबर बन जाए हम, कि अगर हम उस पावरफुल अलायंस का मेंबर बन जाएंगे तो हमारे पे कोई अटैक करने से डरेगा, उसे पता होगा मेरे पे अटैक करेगा तो मेरे सारे दोस्त भी अटैक कर देंगे। सिंपल, इसे कहते हैं हम अलायंस फॉर्मेशन। अब अलायंस पता है क्यों बनता है, अब अलायंस के लिए ना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चारों कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए। अलायंस को मैं यहाँ से आपको बुक में से भी पढ़ा देती हूँ। अलायंस इज अ कोलिशन ऑफ स्टेट्स, ऐसे रट्टे मत मारना, एग्जाम में सीधा शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज अलायंस। तो अलायंस क्या होता है, कोलिशन ऑफ स्टेट, सारे स्टेट्स ने मिलकर अपना अलायंस बना दिया। क्यों बनाया जाता है ये, टू डेटर, यानी कि खुद को डेटरेंस रिलेशनशिप में लाने के लिए। डेटरेंस रिलेशनशिप मतलब खुद को बहुत ताकतवर बना लो, सामने वाला अटैक ना करे, खुद को डेटर में लाने के लिए और खुद को डिफेंड करने के लिए कोई भी कंट्री अलायंस का मेंबर बनती है। अलायंस ऐसे ही बोल बोल के साइन नहीं हो जाते, जैसे हम लोग कहते हैं ना तू मेरा दोस्त है मेरे ग्रुप में आ जा, ऐसे कंट्री लेवल पे अलायंस नहीं बनते। कंट्री लेवल पे अलायंस प्रॉपर ट्रीटी को साइन करके, ट्रीटी मतलब अग्रीमेंट साइन करके बनते हो। जब वो एग्रीमेंट वो साइन करे होते हैं, उन्हें पता भी होता है उनका दुश्मन कौन है। जैसे कि अभी अगर हम कोई अपना ग्रुप बना रहे हैं, हमें थोड़ी पता है कौन हमारे से लड़ने आएगा, नहीं ना, बट इनको पता होता है ज़्यादातर इनका एनिमी कौन है और किसके खिलाफ ये अपना अलायंस जो है वो बना रहे हैं। नेक्स्ट चीज़, जब भी कोई अलायंस बनता है तो वो एक नेशनल इंटरेस्ट पे बनता है, और जैसे जैसे नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता है अलायंस भी चिप बदलते रहते हैं। नाउ व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जब किसी कंट्री को लग रहा होता है अरे मैं इस ग्रुप में जाऊंगा तो मेरा फ़ायदा है, मैं इसकी हेल्प करूंगा तो ये मेरा फ़ायदा है, तो वो के हिसाब से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए ने पता है आपको क्या करा था, जब कोल्ड वॉर का समय था, अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन का वॉर चल रहा था। हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में पूरा टॉपिक पढ़ा, अफगान सोवियत वॉर। तो जब अफगान का सोवियत यूनियन से वॉर चल रहा था तो यूएसए ने इस्लामिक मिलिटेंट्स को हेल्प करी थी, उनको इकोनॉमी वाइज, उनको जो है हथियार देखिए उन्होंने हेल्प करी थी, क्योंकि उस समय पे वो इस्लामिक मिलिटेंट्स यूएसए के दुश्मन यूएसएसआर से लड़ रहे थे। फिर कल को क्या हुआ भैया, वही जो है उनमें से एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा ने यूएसए पर अटैक कर दिया 9/11 वाला, तो यूएसए ने उसका सफाया कर दिया। तो समझ गए आप, क्या अलायंस बनते हैं अपने पर्सनल मोटिव से, कि भैया उन्हें लगा यूएसए वालों को कि अभी तो ये मेरे दुश्मन से लड़े हैं, तो उन्होंने उन्हें तब हेल्प करा। बट कल को जब उन्होंने उस पर अटैक कर दिया यूएसए पे, तो यूएसए ने अपना बदला ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अलायंस चलता है, जैसा जैसा अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही रहता है वैसे वैसे अलायंस फॉर्म होते हैं। ये एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है। तो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 4 तरीके हैं कंपोनेंट सिक्योरिटी पॉलिसी के, प्रिवेंट करना, डिफेंड करना, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब देखो गाइस, ये सब पढ़ के हमें समझ में आया कि पूरा वर्ल्ड तो भैया ऐसा ही है। वर्ल्ड में अगर आप हो, इस दुनिया में अगर आप हो, तो आप पे हमेशा सर पे खतरा जमा होता है कि कोई बाहर से कंट्री आके आप पे अटैक कर सकती है, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज अ ब्रूटल एरेना। बुक में लिखा है ब्रूटल एरेना है, कुछ भी हो सकता है इस वर्ल्ड के अंदर। और देखो ऐसा भी क्यों होता है कि वर्ल्ड में एक कंट्री दूसरी कंट्री पे जो है हमला करने का हमेशा खतरा इसलिए भी बना रहता है क्योंकि वर्ल्ड में कोई एक ऐसी सुप्रीम बॉडी नहीं है। वर्ल्ड में कोई सुप्रीम बॉडी नहीं है। अब अगर हम कंट्री लेवल पे देखें, अगर कंट्री में कोई एक ग्रुप है वो अपना हथियार लेके अपना वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो भैया वी हैव आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव आवर आर्मी जो इनको सप्रेस कर देगी, ठीक है। कंट्री में तो है कंट्री लेवल पे सब कुछ सॉर्ट करने के लिए, बट यहाँ भैया वर्ल्ड लेवल पे अगर ये 2 कंट्रीज आपस में लड़ रही है तो कोई ऐसी हमारे पास कोई मेंबर नहीं है, कोई ऐसा सर के ऊपर ऐसा बॉस नहीं बैठे हैं जो वो उनको रोक सकते हैं। अब आप कहोगे भैया यूएन है एक ऑर्गेनाइजेशन जो वॉर को रुकाने के लिए बनी है, कि वॉर नहीं हो इसलिए बनी है, बट यूएन गाइस एक हद तक ही हेल्प कर सकती है। हमने यूनाइटेड नेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा, यूएन तो अपने मेंबर्स से ही बनी है ना। अगर इसके मेंबर्स चाहेंगे तो वो इसका पार्ट बने रहेंगे, मेंबर्स चाहेंगे तो लड़ाई करेंगे। यूएन एक हद तक ही हेल्प कर सकती है वॉर्स को रोकने में, बट ऐसा नहीं है कि यूएन है तो मतलब वॉर होगा ही नहीं। ये चीज़ आज फिर आपको इस चैप्टर के थ्रू भी बताई गई है कि इस वर्ल्ड में हर कंट्री की तो इसलिए अपनी ड्यूटी होती है कि वो खुद को सिक्योर करके रखने, अपनी आर्मी मिलिट्री सब बिल्डअप करके रखे। ऐसा ना सोचे कि भैया यूएन है, यूएन वॉर रुकवा देगी, नहीं। यूएन का जो है रोल वहीं तक रहता है जहाँ तक उसके मेंबर उसकी बात सुन रहे हैं। अगर मेंबर्स ने बात सुननी बंद कर दी तो यूएन इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री की जिम्मेदारी अपनी होती है, अपनी सिक्योरिटी की। तो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है, ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी इंटरनल।
अब ये बाहर से हमले पढ़ के आपको लग रहा होगा कि क्या जो इंटरनल मैटर नहीं करता कि अगर कंट्री के अंदर सिचुएशन अच्छी नहीं है, अलगाववादी मूवमेंट चल रहे हैं, यानी कि एक ग्रुप कह रहा है हमारी अलग कंट्री बना दो, या वायलेंस हो रहा है, सिविल वॉर हो रहा है, क्या वो चीज़ें मैटर नहीं करती? नहीं गाइस, वो चीज़ें मैटर बहुत करती है। बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारा पूरा वर्ल्ड ऐसा बन गया था कि ज़्यादातर हर कंट्री को ना एक्सटर्नल थ्रेट से ही डील करना पड़ा था, तो ज़्यादा फोकस एक्सटर्नल थ्रेट पे हो रहा था। जैसे कि अभी गाइस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, भाई 9th वाले स्टूडेंट्स के भी एग्जाम है, 11th वाले स्टूडेंट्स के भी एग्जाम है, बट ज़्यादातर जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट 10 12 बोर्ड एग्जाम, 10 क्योंकि अभी मेरा सारा फोकस वहीं है। तो ऐसा ही हुआ था व्हेन देयर वाज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ज़्यादातर हर कंट्री एक्सटर्नल थ्रेट से डील कर रही थी, तो वहाँ पे ज़्यादातर सभी लोगों का एक्सटर्नल पे ही फोकस था। ठीक है, तो अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज़्यादा फोकस एक्सटर्नल थ्रेट्स पे किया गया, तो हम उसको देखते हैं कि क्यों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज़्यादा फोकस एक्सटर्नल थ्रेट पे किया जाता था और कौन सी कंट्रीज ने इंटरनल थ्रेट फेस करे थे वो भी हम पढ़ेंगे। सो नाउ लेट अस सी कि क्यों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज़्यादा फोकस एक्सटर्नल थ्रेट्स पे होता था। तो पहला रीज़न ये है कि भाई देखो क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो हमारे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर में क्या था कि यूएसए को खतरा था एक्सटर्नल यूएसएसआर से और यूएसएसआर को एक्सटर्नल खतरा था यूएसए से। और सिर्फ इनको ही नहीं, इनके अलायंस के भी जितने मेंबर थे, जैसे जो यूएसए का फ्रेंड है उसको यूएसएसआर के दोस्तों से और यूएसएसआर से खतरा था, अलायंस पे ऐसा ही तो होगा, और जैसे यूएसएसआर को सारा का सारा यूएसए और उसके अलायंस से खतरा था। तो कोल्ड वॉर ने ऐसी सिचुएशन बना दी थी कि हर कंट्री एक्सटर्नल थ्रेट ही वो फेस कर रही थी। दूसरी चीज़, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, वेस्ट यूरोप की कंट्रीज, स्पेशली एग्जाम्पल ले लो फ्रांस का, ब्रिटेन का, ये कंट्रीज अब सेटल हो चुकी थी, इनका इंटरनल माहौल सही चल रहा था, इनके कंट्री के अंदर पीसफुल माहौल था, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जो वायलेंस क्रिएट कर रही थी, इनमें अंदरूनी पीस चल रहा था। तो इनका फोकस भी कहाँ रहता था? एक्सटर्नल पे। इनको भी एक्सटर्नल थ्रेट्स का सबसे ज़्यादा जो था डर था। अब वो क्यों था? क्योंकि भाई ये वही कंट्रीज है जो कॉलोनीज बना के बैठी हुई थी। आपको पता है ब्रिटेन ने हमारे पे कॉलोनी बना रखी थी और भी कितने देशों को उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखा था, फ्रांस ने भी कॉलोनाइजेशन कर रखा था। तो अब इनको एक्सटर्नल थ्रेट क्या था कि भाई जितनी भी कॉलोनीज थी वो फाइट कर रही थी, अब कॉलोनीज ने फाइट करना शुरू कर दिया था। जैसे कि फ्रेंच का वॉर हुआ था वियतनाम के साथ 1950 में, तो फ्रेंच का वॉर वियतनाम से हो रहा, वियतनाम दूसरी कंट्री है तो मतलब एक्सटर्नल नोशन लग गया ना। तो ज़्यादातर हर कंट्री एक्सटर्नल से डील कर रही थी। ये जो जिन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी यूरोपियन वाले, ये भी एक्सटर्नल से करी थी, कोल्ड वॉर के मेंबर्स भी एक्सटर्नल से कर रहे थे, तो इसलिए फोकस एक्सटर्नल पे रहता था। इवन ब्रिटिश का वॉर हुआ था केनिया के साथ 1950s में भी और 60s में भी, तो ये 1 मार्कर में आ सकता है, लिख लो इसको, पॉइंट टू बी नोटेड, एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो देयरफॉर आफ्टर 1940s या आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज़्यादातर हर कंट्री, या तो कॉलोनियलाइजेशन वाली कंट्रीज को ये डर रहता था कि उनकी कॉलोनीज उन पर अटैक ना कर दे, या फिर ज़्यादातर हर कंट्री को ये डर लगा रहता था कि कोल्ड वॉर कहीं हॉट वॉर ना बन जाए। तो ज़्यादा फोकस कहाँ रहता था? सारा का सारा कंट्रीज़ का एक्सटर्नल नोशन पे। अब जो कंट्रीज़ जिनको अभी अभी आज़ादी मिली थी, यानी कि जिनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी, किससे? ब्रिटिशर्स से मिली या फ्रेंच से मिली या पोर्चुगीज़ से मिली, वो कंट्रीज़ जिन्हें नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी उनको भी एक्सटर्नल थ्रेट्स ही डील करने पड़ रहे थे। वाई? क्योंकि कई बार क्या हुआ कि जो ये कंट्रीज़ जो है जिन्हें आज़ादी मिली, इन्होंने किसी ना किसी कोल्ड वॉर के अलायंस का मेंबर बन गए। अब जैसे एक कंट्री ए है, इसे आज़ादी मिल गई, इसे कॉलोनियलाइजेशन से आज़ादी मिली, तो इसने क्या करा? यूएसए का अलायंस ज्वाइन कर लिया। तो ऑब्वियसली अब इसको भी एक्सटर्नल थ्रेट आ गया है कि यूएसए के दुश्मन इस पर अटैक ना कर दे। तो हर एक कंट्री जो इंडिपेंडेंस भी मिली उनको भी यही था कि भैया उन पर कोई अटैक ना हो जाए। दूसरा, जैसे ही ये कंट्री आज़ाद हुई तो इनको अपने नेबर्स से भी डर था। जैसे कि हमें इंडिया को आज़ादी मिली तो हमें हमारे बराबर पड़ोसी देशों से भी डर था कि वो हमारे पे अटैक ना कर दे, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गए थे, तो वो भी एक्सटर्नल में आ जाएगा। तीसरा, एक डर और भी था न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को कि कहीं वो इंपीरियल पावर जिससे उनकी आज़ादी मिली है, कहीं वो ही अटैक ना कर दे। जैसे इंडिया को डर होता कि भैया कल को ब्रिटिशर ही दोबारा हमला ना कर दे हमारे पे, तो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स से डील कर रहे थे। तो दैट्स वाई माहौल ही ऐसा बन गया था कि सब एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डील कर रहे थे। तो इसमें एग्जाम में लिखने को आएगा कि वाई देयर वॉज फोकस ओनली ऑन द एक्सटर्नल थ्रेट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो पहला आप लिखोगे कोल्ड वॉर की वजह से, कोल्ड वॉर के हर एक मेंबर को एक्सटर्नल थ्रेट का ही खतरा था। दूसरा, यूरोप की कंट्रीज़ की अगर बात करो तो कॉलोनलाइजेशन एंड हो रहा था, वो कॉलोनीज से लड़ाई
कर रहे थे, और उस पर आप 2 एग्जाम्पल लिख दोगे, ब्रिटिश वाला भी और जो है आपका वियतनाम वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, अगर उनकी बात करो तो उनको 3 खतरे थे। जो कोल्ड वॉर में चली गई उन्हें कोल्ड वॉर का था, जो अभी अभी आज़ादी मिली थी उनको अपने नेबर से भी खतरा था, तीसरा उन्हें इंपीरियल पावर से भी खतरा था कि भैया जो कॉलोनी से हम आज़ाद हुए हैं शायद वही हमारे पे दोबारा हमला ना कर दे। तो इस वजह से ज़्यादा फोकस रहता था हमारा एक्सटर्नल पे। बट एक जगह थी जहाँ पे इंटरनल अभी भी मैटर करता था। वो कौन सी जगह थी, वो कौन सी कंट्रीज थी? हमारी कंट्रीज गाइस, सबसे स्पेशली इंडिया और बाकी कुछ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थी जिन्हें इंटरनल को भी झेलना पड़ रहा था। ओके, अब देखते हैं हम सिचुएशन गाइस न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका की। अब एशिया और अफ्रीका की जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनकी सिचुएशन तो और भी ज़्यादा वर्स हो गई थी। उनको एक्सटर्नल थ्रेट्स तो झेलने ही पड़े थे, साथ में उनको इंटरनल से भी झेलना पड़ा था। स्पेशली इसमें एग्जांपल आप हमारी कंट्री इंडिया का ले सकते हो। हमें जैसी आज़ादी मिली, एक तो हमें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उससे थ्रेट था कि वो वॉर शुरू कर रहे थे बार बार, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर हो, चाहे वो रिवर वाटर को शेयर करने को लेकर हो, चाहे वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, ठीक है। एक्सटर्नल खतरा था हमें, चाइना से भी हमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट का खतरा बना। तो एक्सटर्नल तो हम डील कर ही रहे थे, साथ ही के साथ में हमारे पास इंटरनल इश्यूज भी बहुत आ गए थे। जैसे आपने हैदराबाद का क्वेश्चन देखा, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अभी हमें हैदराबाद का यूनियन कराना था। जम्मू कश्मीर की आपने पढ़ा, मणिपुर में क्या हुआ, तो कहीं जगह पे वायलेंस से हुआ, कई जगह नॉन वायलेंस से सब कुछ डील हो गया, बट इंटरनल थ्रेट्स तो थी ना। फिर आपने देखा दोबारा हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट शुरू हो गए लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने के, तो हमें इंटरनली भी डील करना पड़ रहा था और एक्सटर्नली भी। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं था, बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को नेबर से भी डील करना पड़ रहा था और इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से भी। और कभी कभी क्या होता था, ये इंटरनल एक्सटर्नल मर्ज हो जाते थे। इसका एग्जाम्पल हमें पता है, कई बार हमने देखा है कि हमारी कंट्री में अगर कोई ऐसा मूवमेंट हो रहा है जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए खतरनाक था, तो उसको वहाँ पाकिस्तान एड करता था, पाकिस्तान उनकी मदद करता था। हाँ भैया जो है आप यहाँ पे जो है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करो, पाकिस्तान ने उनको एड करा था। तो कई बार इंटरनल एक्सटर्नल मर्ज हो जाते हैं, जो नेबर होता है वो इंटरनल डिस्प्यूटर्स की मदद करने लगता है। तो दिस वाज द प्रॉब्लम फेस बाय न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। और आपको पता है जो 1946 से 1991 तक ना इंटरनल वॉर्स जो थे, 96% इंटरनल वॉर्स हो रहे थे। हर कंट्री के अंदर देश में माहौल जो था ना बहुत ख़राब हो रहा था, और इसकी वजह से जो सिविल वॉर्स हैं वो 12 फोल्ड राइज हो गया था। कभी कभी इंटरनल एक्सटर्नल मैटर मर्ज हो जाते थे। कंट्रीज ना सोवियत यूनियन और यूएसए से इतना नहीं डरती थी। एक ज़माना ऐसा आया था एशिया और अफ्रीका की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जितना वो अपने नेबर से डरती थी। क्यों भैया? पता है एक तो हमारे इंटरनल माहौल सही नहीं चल रहा है, ऊपर से नेबर तंग करने को तैयार बैठा है, और कई बार इंटरनल माहौल को ख़राब करने के लिए नेबर्स दूसरों की मदद भी करना शुरू कर देता था। तो दिस हैपेंड विद द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो गाइज ये हमने दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अब हम देखेंगे कि क्या वो तरीके हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। क्या वो तरीके हैं जिससे हम वायलेंस को लिमिट कर सकते हैं, या अगर वॉर हो जाए तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या वो तरीके हैं जो कोऑपरेशन करने के लिए, वॉर को एंड करने के लिए बनाए गए हैं। तो यूनिवर्सली अगर हम पूरे देश की बात करें, हर एक वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट करी गई हैं। पहली बात यह है कि कंट्री को हमेशा वॉर पे तभी जाना चाहिए जब कोई वैलिड रीज़न हो। ऐसा नहीं कि मन करा चलो भैया इसे पीट के आते हैं, नो, कोई वैलिड रीज़न हो तो ही उनको वॉर स्टार्ट करना चाहिए। और उन वैलिड रीज़न में 2 वैलिड रीज़न क्या है? एक तो सेल्फ डिफेंस में कि आप पे सामने वाले ने हमला कर दिया तो आप अपने डिफेंस के लिए वॉर स्टार्ट कर रहे हो, या फिर टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम जेनोसाइड। नाउ व्हाट इज जेनोसाइड? जेनोसाइड जैसे कि मास लेवल पे लोगों को मारा जा रहा हो, उनकी किलिंग की जा रही हो, उनके साथ ब्रूटली बिहेव करा जा रहा हो। जैसे हमने इराक इन्वेजन पढ़ा, समझ गए कि कुवैत ने को पूरा का पूरा हमला करके अपने कब्जे में ले लिया इराक ने, तो वहाँ पे लोगों को खतरा था। तो इस समय पे वॉर हुआ, बाकी कंट्रीज उनकी हेल्प करने गई, कोलिशन ऑफ विलिंग बना यूएन का, ठीक है। अब जैसे हिटलर के टाइम पे भी था, तो वो भी जेनोसाइड ही, किस तरीके से वो ज्यूज पे इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो अगर ऐसा हो कि बहुत सारी पॉपुलेशन खतरे में है तो तब वॉर टाइप सिचुएशन होनी चाहिए, उसके अलावा वॉर में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है सोल्जर्स को जो है समझाया जाता है कि वो नॉन कम्बैटमेंट्स को यानी कि सिविलियंस को टारगेट ना बनाए, सिविलियंस पे कभी भी हमला ना करे, चाहे वॉर कितने भी लेवल पे चल रहा है, उन्हें सिविलियंस पे हमला नहीं करना चाहिए सोल्जर्स को। और साथ ही के साथ पे उन सोल्जर्स पे भी हमला नहीं करना चाहिए जो हर्ट हो या जिन्हें चोट लगी हो या जो सरेंडर करने को तैयार हो, उन पे हमला नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? वॉर लिमिट होगा। तो 3 चीज़ें आपने पढ़ ली। वॉर सबसे पहले सेल्फ डिफेंस में किया जाए या पीपल को जेनोसाइड से बचाने के लिए। दूसरा, जो सोल्जर्स हैं उनको सिविलियंस पे अटैक नहीं करना चाहिए, या फिर आप इसे नॉन कम्बैटेंट्स भी कह सकते हो, या फिर अनआर्म्ड या फिर सरेंडरिंग कम्बैटमेंट्स पे
जिन पे अनआर्म्ड हैं, वो हर्ट ही नहीं कर सकते हैं, उनको वो हमला करें, वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड नॉट बी एक्सेसिव वायलेंट। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, जो आर्मी या सोल्जर्स से उन्हें एक्सेसिवली वायलेंट नहीं होना चाहिए, उन्हें ह्यूमैनिटी भी ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, फोर्स in any case must be used only after all alternatives have failed। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, फोर्स का यूज करना। पहले नेगोशिएशन, यूएन में चले जाओ भैया, बातें कर लो, बात करके सुलझा की कोशिश करो, बट जब सब कुछ खत्म हो जाए तब जाके फोर्स वायलेंस क्रिएट करना चाहिए। उससे पहले हमेशा बातचीत करके, नेगोशिएशंस करके मामले को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो 5 तरीके हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। वो बताओ, वो कॉन्सेप्ट बताओ जो लिमिट करने के लिए ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो ये वो 5 तरीके हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन सी प्रॉपर हमने मैकेनिक, ये तो देखो है ना, कोई फॉलो करे ना करे ये तो अपनी मर्जी वाली बात हो गई, बट उसके अलावा हमारे पास और भी तरीके हैं जो कंट्रीज ने एक्चुअली में फॉलो करे हैं वॉर को कम करने के लिए। तो पूरे वर्ल्ड में कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू कुछ ट्रीटीज साइन करके कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिससे वॉर को लिमिट करने के लिए फॉलो किया गया था। तो वो तरीके हम पढ़ते हैं। उनमें से पहला तरीका है डिसआर्ममेंट, ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। दूसरा तरीका ये आर्म्स कंट्रोल। तीसरा होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो इन तीनों को मैं आपको समझाती हूँ, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में आता है। बताओ वो 3 तरीके जिससे वायलेंस को लिमिट करा जाता है, सिक्योरिटी को इंक्रीज करा जाता है, कॉपरेशन को इंक्रीज करा जाता है। तो पहला तरीका है आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल में क्या हुआ भैया, सोचो ये यूएसआर ने ना पहले तो अपने बम बना लिए थे सारे, बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसे आप न्यूक्लियर वेपन कहते हो, सब बना लिए, भर भर के इकट्ठे कर लिए अपने घर में। और फिर क्या कहा, अरे यार बहुत डेंजर हो गया है, तो हम ना कुछ वेपन्स को ना अपना एंड कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो इसे कहते हैं हम डिसआर्ममेंट। तो कौन कौन से वेपन्स को इन्होंने नष्ट करा, तो यूएसए ने भी और यूएसएसआर ने भी और बहुत सारी कंट्रीज ने 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो साइन करा, और उससे उन्होंने क्या करा, जो बायोलॉजिकल वेपन्स थे उनको नष्ट करा। कब हुई थी ये, 1972 में। 1 मार्कर के लिए याद रखना, 155 से भी ज़्यादा कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया था। जो बायोलॉजिकल वेपन बना रखे थे उन्हें नष्ट करा। दूसरा CWC इन लोगों ने फॉलो किया, जो केमिकल वेपन्स बना रखे थे इन्होंने उनको नष्ट करा। इसको जो है 1992 में किया गया था, और 181 कंट्रीज ने इन केमिकल वेपन्स का प्रोडक्शन करना, और जिन पे थे उन्होंने उसको नष्ट कर दिया था। समझ गए कि ना आगे ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन बनेंगे, और जिन पे है वो नष्ट कर देंगे। तो ये इन्होंने फाइनलाइज करा, दिस वाज नोन एज डिसआर्ममेंट। अब ये बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन से तो इन्होंने डील कर लिया, बट एक तीसरा वेपन होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर वेपन। अब उसको नष्ट करने के लिए यूएसए और यूएसएसआर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भैया, न्यूक्लियर वेपन तो हम रखेंगे अपने पास, ये हम एंड नहीं करेंगे, हम लिमिट कर देंगे इसको, एंड नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, फिर आर्म्स कंट्रोल। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि हम अपनी कंट्री में रखेंगे ही नहीं ये न्यूक्लियर वेपन, हम रखेंगे, बट जैसे हमारे पे इतने सारे हैं तो कुछ कम कर देंगे। तो फिर इन्होंने सेकेंड पॉलिसी अडॉप्ट करी, दैट वॉज आर्म्स कंट्रोल। कंट्रोल करा, ठीक है। जैसे डिसआर्ममेंट तो हो गया कि तुमने अपना सोशल मीडिया का ऐप पूरा क्या कर दिया, उड़ा दिया मोबाइल से, भैया मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना है, मैं ये सब नहीं देखूंगा। तो तुमने क्या करा, उड़ा दिया ऐप को सोशल मीडिया वाले। अब ये आर्म्स कंट्रोल में क्या हुआ, तुमने कहा अरे उड़ाने का तो इतना नहीं लग रहा है मेरे को, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिमिट सेट कर देता हूँ कि मैं इतने से इतनी देरी देखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्म्स कंट्रोल। अब आर्म्स कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत सारी ट्रीटीज साइन करी, मेजर यूएसए और यूएसएसआर ने करी थी। इनके पास ही तो न्यूक्लियर वेपन भरे पड़े थे, तो इन्होंने साइन करी ट्रीटीज। पहली ट्रीटी कौन सी है इसमें से, ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जो 1972 में हुई थी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, अब किसी को पता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कौन से होते तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस ट्रीटी को इन्होंने साइन करा, एंड दे प्रॉमिस्ड ईच अदर टू स्टॉप यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स एज अ डिफेंसिव शील्ड टू लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक, कि डिफेंसिव शील्ड की तरह वो अब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर अटैक करते समय। दूसरा ही साइन करी थी, जैसे SALT II हो गई, START हो गई, इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में लिखने को आ सकती है तो देख लो इनको। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 2, SALT II इसे कहते हैं, और स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी START। बेसिकली इसमें क्या करा था इन्होंने, किसी न किसी न्यूक्लियर वेपन्स को एंड करने को, या फिर आप बोलो उन्हें लिमिट करने को, इन्होंने ये ट्रीटीज बनाई थी। अब जो तीसरी ट्रीटी थी, और ये सबसे ज़्यादा इनकी कंट्रोवर्शियल ट्रीटी है भैया, ये है NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो हमारी लैंग्वेज में, सिंपल हमारी लैंग्वेज बोलो तो बहुत चालूपंथी वाली इन्होंने ये ट्रीटी बनाई। अब यूएसए, यूएसएसआर और काफ़ी सारी बाकी कंट्रीज में तो उस समय तक, कब तक, 1968 तक न्यूक्लियर वेपन थे। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा हमने ट्रीटी बना देती है। उस ट्रीटी में क्या होगा, उसका नाम रखेंगे हम NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और उस ट्रीटी में हम क्या करेंगे कि जिस कंट्रीज़ ने 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन जिन पे है,
जिन्होंने बना रखा है ऑलरेडी वो रख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन। 1967 के बाद बाकी कोई भी कंट्री जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकती। तो हमने कहा भैया ये क्या नाइंसाफ़ी है, ये तो बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हो गई। भाई तुमने बना लिया 1967 से पहले, भर भर के रख लिया, कोई बात नहीं। अब हमें कह रहे हो कि अब हम आज़ादी हुई है हमारे को, अब हम बना सकते हो, हमें मना करियो। तो भाई इंडिया ने तो ये ट्रीटी को साइन नहीं करा था, NPT को, कि हम क्यों नहीं रखे न्यूक्लियर वेपन। हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी करा, बिकॉज जो है हम कैसे वर्ल्ड से सराउंडेड है, यू नो दैट पाकिस्तान, चाइना, तो हमने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करा। नाउ वी हैव न्यूक्लियर वेपन। हमने NPT को साइन नहीं करा, कुछ कंट्रीज़ ने करा भी, तो समझ गए आप। तो इस चीज़ को इन्होंने इतनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बनाई NPT डिसआर्ममेंट करने के लिए, आर्म्स कंट्रोल करने के लिए, कि भाई क्या कहा कि 68 से पहले जिसने बना लिया आगे मत बनाओ। तो हमने तो इसको फॉलो नहीं करा था, इन्होंने अपने बना रखे थे। तो देखो कितनी इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी लगाई, ठीक है। तो विद दिस ये हमने पढ़ लिया आर्म्स कंट्रोल। अब तीसरा एक और मेजर होता है कंट्रीज़ का आपस में कोऑपरेट करने का, कि हमला ना करे एक दूसरे पे, वो होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में क्या है, सामने वाली कंट्री को जाके एक कंट्री बताती है भाई मेरे पास इतनी मिलिट्री पावर है, मेरे इतने बेसिस हैं, ठीक है, सारा प्लान नहीं बता देती है, अपनी कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया है, डट उनके पास ये सारे जेट्स है, ऐसा फाइटर से उनके पास ऐसी आर्मी है, यहाँ पे जो है कई बार ना न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पे इंस्टॉल हो रखे ये भी बता देती है। USSR ने बहुत कोशिश करी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने की, कि उन्हें पता हो एक दूसरे को कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला सोच ले कि भाई इसका न्यूक्लियर वेपन वहाँ पे मेरे पे हमला करने आ रहा है, नो। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में क्या होता है, बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में एक कंट्री अपने प्लान्स जो है कुछ हद तक सामने वाली कंट्री को बताती है, कि सामने वाली कंट्री कभी भी ऐसा ना सोचे कि ये मेरे पे सरप्राइज अटैक कर देगी, या फिर ऐसा हो कि कोई गलत में किसी ने कह दिया अरे USA तो अटैक कर रहा है USSR पे, और USSR फोड़ दे बम, बल्कि USA का तो कोई इरादा ही नहीं था करने का। तो ऑलरेडी ये लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अपनाते हैं, एक दूसरे की कंट्री के लीडर्स उनसे एक दूसरे से मिलते हैं और बताते हैं एक दूसरे को कि हमारे पास इतनी पावर है, हमारे पास इतनी पावर है, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन है, यहाँ पे बेस है, सो दैट कभी गलत फहमी में वॉर ना हो। पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद राइवल्स, दे टेल ईच अदर अबाउट देयर मिलिट्री इंटेंशन, क्या क्या उनकी मिलिट्री की इंटेंशन है, अप टू अ पॉइंट, ऐसा नहीं सब बता देंगे, अप टू अ पॉइंट बताते हैं, अपने मिलिट्री प्लान बताते हैं अप टू द पॉइंट, सो दैट कभी सरप्राइज अटैक ना हो, ऐसा ना सामने वाला सोचे हम सरप्राइज अटैक कर रहे हैं विद द मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो भैया अब आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ के अभी तक यहाँ तक जो पढ़ा है, आपने देखा कि जो फोर्स है यानी कि वेपन्स वगैरह हो गए, ये अपने बचाव के लिए भी काम आते हैं और खतरे के लिए भी काम आते हैं। तो जब हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करी है तो फोर्स वहाँ पे मैटर करता है। फोर्स मतलब क्या, वेपन्स, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना वहाँ मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे पे हमला करने के लिए भी वो चाहिए होगा और खुद को बचाव के लिए भी वो चाहिए होगा। जैसे अगर आपको डेटरेंस में आना है तो आपको खुद को बहुत ताकतवर बनाना पड़ेगा। अब जब आप बहुत ताकतवर बन गए हो तो ये भी खतरा है कि आप किसी और पे हमला ना कर दो, तो आप डिसआर्ममेंट करो और आप आर्म्स कंट्रोल करो। तो दिस इज़ द वर्ल्ड गाइज, दिस इज़ द ब्रूटल अरेना, कि आपको फोर्स, मिलिट्री पावर की ज़रूरत खुद के बचाव के लिए भी है और कुछ कंट्रीज़ ने अटैक के लिए भी रखी है। तो विद दिस हमारा ट्रेडिशनल नोशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशंस पे। नॉन ट्रेडिशनल नोशन में मिलिट्री थ्रेट्स के अलावा जितने थ्रेट्स होते हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी कि सिर्फ इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कंट्री को अटैक को लेकर जो है थ्रेट है, यहाँ पे हम प्रॉपर ह्यूमन बींग्स पर अटैक के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस की लाइफ कैसे खतरे में आ सकती है। ये हम पढ़ते हैं कौन से वाले नोशन में, अपने नॉन ट्रेडिशनल नोशन। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, और ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है भैया। ये कॉन्सेप्ट आज के समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी ना बहुत चीज़ों को कवर कर रहा है। ये सिर्फ मिलिट्री थ्रेट्स तक सीमित नहीं है। इसे नॉन ट्रेडिशनल तभी बोला रहा है क्योंकि नए नए खतरे जो इस दुनिया में अब पैदा हो रहे हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्री के खतरे को नहीं पढ़ेंगे हम कि स्टेट, कंट्री की जगह बोलना चाहिए हमें स्टेट की सिक्योरिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे गाइज। इसमें हम इंडिविजुअल यानी कि ह्यूमंस की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस कैसे सिक्योर हो। कई बार इस मैटर पे लोगों के क्लैशेस भी होते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्टेट सिक्योर है यानी कि अगर कंट्री सिक्योर है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो इंडिविजुअल लोग रह रहे हैं वो भी सिक्योर है। बट आज के समय का जो वर्ल्ड है वो कहानी बदल गई है। आज के समय पे काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो कंट्री के अंदर जहाँ रह रहे हैं उन्हें अपनी कंट्री की गवर्नमेंट्स ने ज़्यादा नुकसान पहुँचा रैदर देन बाहर की कंट्री आके उन पर अटैक कर रही है। तो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे अपनी ही कंट्री अपने लोगों को जो है बचा नहीं पाई है, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई है। रिसेंट 100 ईयर्स में मोर पीपल हैव बीन किल्ड बाय देयर ओन गवर्नमेंट देन बाय एनी फॉरेन आर्मीज। आप सोच भी सकते हो कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल जहाँ पे जिन्होंने
अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया, बाहर वालों की तो दूर की बात है। तो इस वजह से अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपनी ह्यूमन सिक्योरिटी का। भाई स्टेट तो सिक्योर हो गई है, कंट्री तो सिक्योर हो गई है, अब ह्यूमंस को सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। अब ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है नैरो कॉन्सेप्ट, दूसरा आता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। नैरो कॉन्सेप्ट में आता है जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ को खतरा होता है टेररिज्म से और जेनोसाइड से। यहाँ पे भी मिलिट्री का यूज होगा, टेररिज्म से लड़ने के लिए हमारी आर्मी जाएगी, जेनोसाइड से लड़ने के लिए हमारी आर्मी जाएगी। यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है कि फोर्स का यूज जब हो रहा है। और जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसमें देखा जाता है जो ह्यूमन बींग्स को खतरे हैं उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर। इसमें आ जाता है गाइस हमारा हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर। पता है आपको हमारी पूरी दुनिया में टेररिज्म एंड जेनोसाइड से बहुत ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ डिजीज़। कोरोना वायरस पैंडेमिक में कितने लोगों की मृत्यु हुई। नेचुरल डिजास्टर, जब कभी अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, फ्लड आता है, तो कितने लोगों की डेथ होती है। तो ये भी तो सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये भी तो बचाव करने की जगह है। यहाँ पे भी तो सिक्योरिटी पॉलिसी लग के लोगों का बचाव करना चाहिए। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही प्रेजेंट सिनेरियो का चैप्टर है। ये अब हम पढ़ेंगे कि भैया मिलिट्री थ्रेट्स से बचने का तरीका जान गया, अभी टेररिज्म और जेनोसाइड से बचने का भी तरीका जानोगे, और ये भी जानोगे कि हंगर, पॉवर्टी, डिजीज से बचने के लिए भी ग्लोबल लेवल पे और कंट्री लेवल पे कंट्रीज को क्या करना चाहिए। तो हेयर वी विल स्टडी द बोथ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, नैरो कॉन्सेप्ट भी जिसमें थ्रेट होता है कहाँ का, टेररिज्म का, जेनोसाइड का, और ब्रॉड कॉन्सेप्ट में भी जिसमें हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर को देखा जाता है। जो ये नैरो कॉन्सेप्ट है इसको फ्रीडम फ्रॉम फियर भी बोला जाता है कि जो ह्यूमंस है वो फियर में ना रहे, उन्हें ये ना डरो उन पे कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, जेनोसाइड हो जाए। और जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसे बोला जाता है फ्रीडम फ्रॉम वांट, कि एक इंडिविजुअल अगर रह रहा है तो उसे अपनी वांट से फ्रीडम मिल जाए। यानी कि वांट क्या होगी, उसकी उसे भूख लग रही है तो वो चाहेगा खाना मिल जाए, तो वो उससे उसको फ्रीडम मिल जाए, उसे खाना मिले। अगर वो बीमार है तो उसे दवाई मिल जाए। समझ गए, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स होता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट में और फ्रीडम फ्रॉम फियर होता है नैरो कॉन्सेप्ट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में। नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में आप क्या पढ़ोगे, पहले ह्यूमन सिक्योरिटी बारे में, और ह्यूमन सिक्योरिटी के बाद आप पढ़ोगे गाइस ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में भी। नाउ व्हाट इज ग्लोबल सिक्योरिटी, यानी कि पूरे ग्लोब की, पूरी दुनिया की रक्षा करना है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट नाउ, सब अपने अपने लेवल पे अपनी रक्षा कर लेना, नहीं भैया, अब अपने लेवल पे खाली सिक्योर करने से फायदा नहीं होगा, अब ग्लोबल लेवल पे भी हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे खतरे हमारे सामने आ रहे हैं। 1990s के बाद से, यानी कि जब से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्लोबल लेवल पे खतरे बन गए हैं। भाई एक कंट्री पॉल्यूशन कर रही है, नुकसान उसका दूसरे को भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि जितना पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने करा है उसकी वजह से जो मालदीव्स है वो पूरा सबमर्ज हो सकता है, जो बांग्लादेश है उसका काफ़ी सारा हिस्सा समुद्र के अंदर सबमर्ज हो सकता है। तो उससे भैया पॉल्यूशन तो उन्होंने करा, झेले हम, तो अब ये ग्लोबल इशूज़ बन चुके हैं। जैसे कोरोना वायरस पैंडेमिक आया तो क्या खाली एक कंट्री अगर अपने केसेस कंट्रोल कर लेती तो क्या फ़ायदा होता, नहीं, ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री को लॉकडाउन लगाना पड़ा, फ्लाइट्स को जो है रोकना पड़ा, अपने सिस्टम फॉलो करना पड़ा लॉकडाउन का, अपनी सैनिटेशन का, एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ी, वैक्सीनेशन करना पड़ा, तभी तो आज जाके सिचुएशन कंट्रोल में है। अगर एक कंट्री सिर्फ करती, बाकी नहीं सोचती, तो वर्ल्ड कैसा हो जाता हमारा। तो इसलिए आजकल ऐसे इश्यूज हमारे सामने आ रहे कि ग्लोबल लेवल पे उसकी जो है हमें सॉल्यूशन की जरूरत है। यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखा है आपका, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन लेयर में जाके छेद कर रहे थे, तो उससे हमारे को क्या हुआ, हमने CFCs यूज करने बंद करे, ग्लोबल लेवल पे इसके ऊपर डिस्कशन होना शुरू हुआ। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, ऐसी एपिडेमिक्स, ऐसी डिजीजेस, इस पे ग्लोबल लेवल पे लड़ने की हमें ज़रूरत है। तो दैट्स वाई गाइस हम लोगों को ग्लोबल सिक्योरिटी करने की भी आज के समय पे ज़रूरत है। तो अभी हम दोनों ही कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, दोनों ही खतरे पढ़ेंगे, जो है ग्लोबल सिक्योरिटी के भी है और जो ह्यूमन सिक्योरिटी के। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। आपने पढ़ लिया ग्लोबल सिक्योरिटी की भी आज के समय भी जरूरत है और ह्यूमन सिक्योरिटी की भी। तो ग्लोबल सिक्योरिटी को क्या क्या खतरे और ह्यूमन सिक्योरिटी को क्या क्या खतरे अब हम पढ़ेंगे। पहला आएगा इसमें टेररिज्म, T फॉर टेररिज्म, ऐसे लर्न करना, एक एक्रोनिम बना के हम लर्न कर लेंगे। टेररिज्म, यू नो, इट इज अ मोस्ट, आप कह सकते हो एक ऐसा थ्रेट है जो इमर्जिंग है आज के वर्ल्ड में। आज से पहले हमने कितने ही टेररिस्ट अटैक देख चुके हैं गाइस, 9/11 अटैक जो इंडिया पे अटैक हुआ, 26/11, तो वी हैव सीन द टेररिस्ट अटैक्स। ठीक है, अब टेररिज्म क्या होता है उसकी डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में 1 मार्कर 2 मार्कर में। तो टेररिज्म रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। यह एक टाइप का पॉलिटिकल वायलेंस होता है
जिसमें सिविलियंस को जानबूझ के अटैक करा जाता है। जितने भी टेररिस्ट होते हैं उनका मोटिव क्या होता है, किसी भी एक पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करना, गवर्नमेंट को अपनी बात मनवाना, और वो करने के लिए, किसी पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करने के लिए वो उसमें पब्लिक का यूज़ करते हैं, यानी कि ह्यूमंस का यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रुप्स का क्या होता है, ये लोग ना पब्लिक नॉर्मल पीपल पे अटैक करते हैं सो दैट वो उसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज़ कर पाए, गवर्नमेंट को फोर्स कर पाए। जैसे कि मेजर इनके टैक्टिक्स क्या होते हैं, प्लेन्स को हाईजैक करना, बॉम्ब प्लांट करना बहुत पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे बस स्टैंड हो गया, मॉल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए। इस तरीके से ये जो है टेररिस्ट अटैक्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस वजह से जो ये है, ये हमारा न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है इन द इमर्जिंग वर्ल्ड। ठीक है, क्लासिक टेररिज्म के एग्जांपल्स हमें पता भी है, जैसे बुक में 9/11 का एग्जांपल लिखा है तो आप 9/11 का एग्जांपल लिख सकते हो। तो ये हो गया टेररिज्म। टेररिज्म एक बहुत बड़ा खतरा है ह्यूमन सिक्योरिटी को, कि आप कहीं बार घूमने जा रहे हो अगर प्लेन में, तो ऑब्वियसली अगर टेररिज्म बहुत ज़्यादा होगा तो हर इंसान डरेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए। अगर मूवी देखने जा रहे हो तो वो बंदा डरेगा कि भाई कल को कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो टेररिज्म इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट जो है न्यू नोशंस का। अब दूसरी चीज़ है वो है ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे ये वाला एनसीईआरटी में पैराग्राफ बिल्कुल समझ में नहीं आता, भैया ह्यूमन राइट्स क्या हो गया, ह्यूमन राइट्स कैसे थ्रेट हो सकता है। तो गाइस ह्यूमन राइट्स थ्रेट नहीं है, ह्यूमन राइट्स को थ्रेट है। 3 टाइप के ह्यूमन राइट्स आपकी बुक में बता रखे हैं। पहला बता रखा है पॉलिटिकल ह्यूमन राइट, दूसरा बता रखा है इकोनॉमिक एंड सोशल ह्यूमन राइट्स, और तीसरा बता रखा है राइट ऑफ द इंडिजिनस पीपल या फिर कॉलोनाइज्ड पीपल। अब ये 3 टाइप के ना ह्यूमन राइट्स होते हैं। पॉलिटिकल राइट में आ जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि एक कंट्री के जो लोग हैं उन्हें सपोज करो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल रहा। ठीक है, एक कंट्री है वहाँ पे जो लोग हैं उन पे बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। दूसरी कंट्री है जहाँ पे लोगों के पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, सोशल बहुत डिसएडवांटेजेस है वहाँ पे। जैसे हमने अफ्रीका में देखा था, वहाँ पे ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये आ जाएगा सोशल डिस्क्रिमिनेशन में। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए ना, कि किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है। इकोनॉमिक में आप समझ लो एक कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब है, वहाँ के लोग हंगर पॉवर्टी में से बहुत घिरे हुए हैं, तो वहाँ इकोनॉमिक राइट उनका जो है काफ़ी सफ़र हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट राइट ऑफ द इंडिजिनस पीपल, की वहाँ पे कोई डिस्प्लेस्ड पीपल रह रहे हैं, राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो ये 3 टाइप के ह्यूमन राइट्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये लगता है कि काफ़ी सारी हमारी कंट्रीज़ है वर्ल्ड की जहाँ पे जो है ये तीनों ही राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं। कोई ऐसी कंट्री है जो पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही, कोई ऐसी कंट्री है जो इकोनॉमिक राइट्स नहीं दे रही है, सोशल राइट्स नहीं दे रही है, कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है राइट ऑफ द इंडिजिनस पीपल की। तो जब ये 3 टाइप के ह्यूमन राइट जो है काफ़ी कंट्रीज़ में वायलेट होते हैं। सिंस 1990s की अगर हम बात करें, जो इराक का इन्वेजन हुआ कुवैत में, वहाँ ह्यूमन सिक्योरिटी को कितना खतरा था, वहाँ पे लोगों के साथ कैसा सलूक हो रहा था। हमने एयरलिफ्ट मूवी में देखा कैसे लोगों को मतलब कैसे लेकर आया गया था। आपने देखा था ना अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी में, कैसे वहाँ से लोगों को लेकर आया गया था, कैसे जो वहाँ के लोग थे कितने खतरे में थे, कैसे उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे। साथ ही के साथ में एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जेनोसाइड इन रवांडा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है, जेनोसाइड में मास लेवल पे लोगों की यहाँ पे किलिंग हुई थी। तो ये पूछ रहा गया कि भैया अगर ह्यूमन सिक्योरिटी को खतरा है और वो कंट्री कुछ नहीं कर रही है अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए ह्यूमंस को, और या नहीं कर पा रही है अपनी तरफ से, तो क्या यूएन उस मामले में कुछ दखल अंदाजी करेगा या नहीं करेगा? क्या यूएन का कुछ रोल नहीं है कि जाके ह्यूमन राइट्स को सेव करे? तो यस, यूएन का रोल है, बट इस पे भी 2 लोगों के विचार बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, यूएन को एक्ट करना चाहिए, यूएन को एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनानी चाहिए आर्म्स लेकर, यानी कि अपनी मिलिट्री पावर लेकर भी उस कंट्री को बचाने जाना चाहिए, लोगों को बचाने जाना चाहिए। कुछ लोग हाँ, यूएन को ह्यूमन राइट्स वायलेशन में दखल अंदाजी करनी चाहिए। बट जो दूसरे लोग हैं उनका ये सोचना है कि अगर यूएन को ये पावर दे दी जाएगी कि वो ह्यूमन राइट्स एक कंट्री के अगर वायलेट हो रहे हो उसमें दखल अंदाजी करे, तो यूएन काम नहीं करेगी। इनफैक्ट वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स बैठे हैं ना, जो अमीर कंट्रीज यूएन के मेंबर है, उन्हीं का फिर से बात चलने लगेगी। सोचो कि अमेरिका को अगर ऐसा लगने लगा कि एक कंट्री है उसे प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पे कहीं ये ना कह दे कि इनके ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं और उन पर जाके हमला कर दे। कॉन्सेप्ट आएगा हमारा ग्लोबल पॉवर्टी का। अब आप सोचोगे भैया पॉवर्टी कैसे थ्रेट है? तो ऑब्वियसली थ्रेट है, जब लोग पुअर होंगे तो वो हंगर स्ट्रिकन होंगे, भूख लगेगी, उन्हें खाना नहीं होगा, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। डिजीज होगी, उन पे इलाज करने के लिए पैसा नहीं होगा, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी का ही इशू है, ग्लोबल पॉवर्टी भी। ग्लोबल पॉवर्टी को ग्लोबल लेवल पर डील करने की ज़रूरत है। देखो गाइस, ग्लोबल पॉवर्टी क्या हो रही है आज के समय पे ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है और पूरे दुनिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा लगभग 6 कंट्रीज़ में। उनमें से 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश,
बांग्लादेश, इंडोनेशिया। 1 मार्कर क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो इन्हीं कंट्रीज़ में है। साथ ही के साथ में जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड है, जो बहुत गरीब देश हैं, उनकी पॉपुलेशन भी ट्रिपल हो जाएगी आने वाले 50 सालों में। यानी कि एक तो वैसे ही वो गरीब है, ऊपर से उनकी पॉपुलेशन भी डबल हो जाएगी, तो और गरीबी में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में पॉवर्टी लेवल ऑल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम बात करें जो अमीर कंट्रीज़ है, जैसे कि आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ले लो, अमेरिका ले लो, इन कंट्रीज़ क्या क्या हो रहा है, इनके यहाँ पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, इनफैक्ट इनके यहाँ तो पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। यानी कि इनके यहाँ जितने लोग हैं वो और पॉपुलेशन कम हो रही है, यानी कि लोग कम है, कमाई ज़्यादा होगी, इनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, जॉब्स कम है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम लो होती रहेगी, हमारी और बाकी कंट्रीज़ की। तो इससे बहुत बड़ा गैप बन जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। नॉर्थ की कंट्रीज़ बहुत प्रॉस्परस हो जाएंगी, साउथ की कंट्रीज़ बहुत पॉवर्टी में चली जाएगी। ये गैप जो है पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी लेकर आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और इस गैप को ना बढ़ने दे। कुछ कंट्रीज़ कोशिश कर भी रही है पॉपुलेशन कंट्रोल करने की, कुछ नहीं कर पा रही हैं। और क्यों ग्लोबल पॉवर्टी और पॉपुलेशन का बढ़ना एक थ्रेट है, क्योंकि गाइज आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, रीजन है अफ्रीकन रीजन है, आप ये एग्जाम्पल देख लो। हंगर और डिजीज का तो थ्रेट होगा ही, एक और थ्रेट भी है पॉवर्टी के आने से। पॉवर्टी के आने से वॉर भी इंक्रीज होता है। ये देखो आप, सब सहारन अफ्रीकन रीजन जो पुअरेस्ट रीजन है हमारे वर्ल्ड का, वहाँ पे बहुत वॉर्स होते हैं, वहाँ पे बहुत लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ वॉर्स ऑल्सो। तो समझ गए, जो पॉवर्टी इंक्रीज होगी तो वॉर भी हो सकते हैं, वॉर होने के भी बहुत चांसेस है। एग्जाम्पल हमारे पास ये सब सहारन अफ्रीकन रीजन है। और अगर बाकी कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेंगी, वहाँ भी पॉवर्टी आ जाएगी, तो वहाँ भी वॉर होना शुरू होगा। हंगर और डिजीज की वजह से तो लोग मरेंगे ही, पॉवर्टी की बाद वॉर्स की वजह से भी मर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ग्लोबल पॉवर्टी को कम करें। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा लार्ज स्केल माइग्रेशन। ओके, अब तीसरा थ्रेट हमें पढ़ना है। तीसरा थ्रेट है हमारा लार्ज स्केल माइग्रेशन। अब आप सोचोगे माइग्रेशन कैसे थ्रेट हो सकता है, तो अभी आपको समझाती हूँ। तो देखो गाइस, जब भी माइग्रेशन होता है तो एक इंटरनेशनल फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो रहे हैं। अब माइग्रेशन होने के ना 3 रीज़न होता है। पहला रीज़न होता है वॉलंटरी माइग्रेशन, कि एक इंसान अपनी मर्जी से अपना देश, अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह पे गया है काम करने के लिए। दूसरा होता है रेफ्यूजीज। कई बार रेफ्यूजीज को माइग्रेट करके दूसरी कंट्री पे जाके शेल्टर लेना पड़ता है, कोई वॉर हो जाता है उनके यहाँ पे। तो जैसे कि बांग्लादेश वॉर के टाइम में बांग्लादेश से रेफ्यूजीज इंडिया आए थे, तिब्बत से काफ़ी रेफ्यूजीज इंडिया में आए, पार्टीशन के दौरान भी रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो उस समय पे आप सोचो कि ऐसा होता होगा कि लोगों का अपना लाइवलीहुड छिन जाता है, घर छिन जाता है, सब चीज़ें छिन जाती है और वो डिस्प्लेस हो जाते हैं और उन्हें दूसरी कंट्री में जाके शेल्टर लेना पड़ता है। तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम भी एक माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट में आती है। और तीसरे होते हैं, माइग्रेशन कब होता है, जब लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। इसको बोला जाता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, यानी कि एक कंट्री के अंदर ही आप डिस्प्लेस हो गए। रेफ्यूजी तो वो होते हैं ना जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जाते हैं। इंटरनली डिस्प्लेस मतलब कि एक लोग जो बहुत सालों से एक पर्टिकुलर एरिया में उस कंट्री में रह रहे हैं, उन्हें ड्यू टू सम रीजन्स, चाहे वो मिलिट्री थ्रेट हो या कोई भी रीज़न हो, उन्हें अपनी कंट्री के ही दूसरे हिस्से में जाके सेटल होना पड़े। इसका एग्जाम्पल है इंडिया के कश्मीरी पंडित्स। जब कश्मीर वैली में बहुत वायलेंस क्रिएट हुआ तो उन्हें कहाँ आना पड़ा, उन्हें बाकी एरियाज में आगे सेटल होना पड़ा। दे आर नोन एज द इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। तो ये माइग्रेशन का एक एग्जाम्पल है। 3 टाइप के माइग्रेशन होते हैं। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहोगे, भाई माइग्रेशन होने से थ्रेट क्या हुआ। तो जब आप लोग एक ग्राफ चेक करोगे कि 1990 से लेके 1995 तक हमारे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में माइग्रेशन हुआ है वहाँ ज़रूर कोई ना कोई वॉर हुआ था। समझ गए। स्पेशली ये रेफ्यूजी चार्ट्स अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जहाँ जहाँ पे वॉर हुआ है वहाँ पे रेफ्यूजी हुए हैं, वहाँ पे माइग्रेशन हुआ है। अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है वो एक कंट्री के ऊपर प्रेशर डालती है कि आप लोग रेफ्यूजीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए। कंट्री की एक तरीके से एक मॉरल ड्यूटी होती है कि वो रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करें। बट माइग्रेंट्स को, जो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, वॉलंटरी माइग्रेंट्स, उनको एक्सेप्ट करें ना करें उन पर फ़र्क नहीं होता। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो लॉज बनाती है वो डिफ़र करते हैं कि वो रेफ्यूजीज़ के साथ अलग तरीके से व्यवहार करेंगे और जो अपनी मर्जी से आते हैं उनके तरह अलग व्यवहार करेंगे। तो भाई मेन कोर इशू क्या है हमारा कि माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन हमें ये शो करता है कि माइग्रेशन भी एक पॉलिटिकल थ्रेट है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे इंडिविजुअल्स को अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपना लाइवलीहुड सब छोड़ के दूसरे एरिया में जाना पड़ा क्योंकि उनके एरिया में वॉर हुआ था एंड दे बिकम रेफ्यूजी। लाइन से भी देख सकते हो, अ लुक एट द कोरिलेशन बिटवीन वॉर एंड रेफ्यूजी माइग्रेशन shows that in 1990s all but 3 of the 60 refugees flows coincided with the internal armed conflict। यानी कि बहुत सारे ऐसा हुआ है कि इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रेफ्यूजीज
जो है वो दूसरी कंट्री में जाके सेटल हुए हैं। तो जहाँ पे भी रेफ्यूजी प्रॉब्लम आ रही है आप समझ जाओ वहाँ कोई थ्रेट हुआ होगा लोगों को, तभी वो रेफ्यूजी बने हैं। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट थ्रेट पे। नेक्स्ट थ्रेट आता है गाइस हमारा डिसीजेस। अब देखो यहाँ इसमें तो हमारे को कौन कौन से डिजीजेस बता रखी है, हमें बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, HIV और सार्स बता रखा है, बट आज के समय पे आपको इसमें कोरोना वायरस ज़रूर मेंशन करना चाहिए क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक है। अब ये डिजीज़ के साथ में आपको कोरोना वायरस को भी मेंशन करना है। आपको बताना है गाइस कि ये देखो ये जो डिजीजेज हैं ये क्यों बढ़ते हैं, ये माइग्रेशन से, बिजनेस से, टूरिज्म से ये जो डिजीजेज है ये बढ़ जाती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये डिजीजेज फैल जाती है। तो अगर एक कंट्री कंट्रोल करेगी तो फ़ायदा नहीं होगा, सब कंट्रीज़ को मिलकर इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। देयर आर मेनी डिजीजेज इन द वर्ल्ड जिनका इलाज है, बट कुछ ऐसी है जिनका इलाज अभी तक नहीं है या अगर है तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो वर्ल्ड लेवल पे ये सिचुएशन होनी चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे इन डिजीजेज से लड़ने के लिए सबको जो है कॉपरेट करना चाहिए। जैसे कोरोना वायरस आप एग्जांपल में लिख सकते हो कि कोरोना वायरस के समय पे हर कंट्रीज़ ने एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करी, सबने वैक्सीनेशंस लगाए। तो ग्लोबल लेवल पे डील करने के इश्यूज़ हैं ये सब डिजीजेस। तो इन डिजीजेस के साथ आप इसमें कोरोना वायरस भी मेंशन कर देना। ये डिजीज़ भी बहुत बड़ा सोर्स है ह्यूमन सिक्योरिटी के थ्रेट को, क्योंकि ये अगर डिजीज़ नहीं जाएंगी हमारी दुनिया से, हम इसका इलाज नहीं ढूंढेंगे तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती रहेगी। तो इन सब के एग्जांपल आप देख सकते हो कौन से डिजीज़ से कितना ज़्यादा जो है डेथ्स क्रिएट हुई हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। हमने कौन कौन से थ्रेट्स पढ़े हैं गाइस ह्यूमन सिक्योरिटी को। पहला हमने पढ़ा टेररिज्म, दूसरा हमने पढ़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तीसरा हमने पढ़ा है माइग्रेशन, ठीक है, एंड फोर्थ हमने पढ़ा है ऑल द डिजीजेस। माइग्रेशन के अलावा भी कोई था बीच में, हाँ ग्लोबल पॉवर्टी था। पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि जहाँ जहाँ पॉवर्टी है वहाँ वहाँ वायलेंस भी बहुत क्रिएट हुआ है। तो अब इतने सारे थ्रेट्स हमने पढ़ लिए हैं जो न्यू नोशन में आते हैं, टेररिज्म, ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन एंड हमने जितने भी थ्रेट्स पढ़ चुके हैं। अब इस पर आपकी बुक में क्लैरिफिकेशन दे रखा है गाइस, और ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर हमें तंग तो हम उसको कह देंगे ये थ्रेट है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन हो रहा है, यू आर फीलिंग वेरी अनवेल तो हम कहेंगे भाई ये तो हमारा एक थ्रेट बन चुका है, हमारे को खतरा हो चुका है। नहीं, अगर एक थ्रेट को थ्रेट बनना है तो उसके लिए उसको एक कॉमन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, और वो कॉमन क्राइटेरिया क्या होगा कि वो एग्जिस्टेंस को हमारी नुकसान पहुंचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म एक टाइप का थ्रेट इसलिए है क्योंकि जब टेररिज्म होता है तो बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, उनके एग्जिस्टेंस पे खतरा आता है। जो ये हमने देखा ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी एग्जिस्टेंस पे खतरा लाता है। जो हमने देखा ये डिजीजेस अगर होंगी तो लोगों की एक थ्रेट है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो अगर किसी थ्रेट को थ्रेट बनना है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, खतरा बनना है, सिक्योरिटी पॉलिसी का खतरा बनना है उसे, तो उसके लिए उसे एक मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। और वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स गाइस, अब 1990s के वजह से जब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सबको इतना पता चलने लगा तो मालदीव्स का पता चला है कि मालदीव पूरा सबमर्ज हो सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये मालदीव्स की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आ गई है ना कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हम नहीं करेंगे तो इट विल सबमर्ज। तो ये इसके एग्जिस्टेंस पे बात आई है, इसलिए हमने ग्लोबल वार्मिंग को जो है न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में हम उसे मान सकते हैं। डिजीजेस लाइक द कोरोना वायरस, ये न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है गाइस, क्योंकि हमारी वेरी एग्जिस्टेंस पे सवाल इसने खड़ा कर दिया दैट वी वर नॉट एबल टू फाइट दिस। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपकी बुक में बता रखा है। 1994 में क्या हुआ था, एक एरिया है वहाँ पे क्या हुआ, तुत्सी ट्राइब, रवांडा एरिया है, वहाँ पे तुत्सी ट्राइब के लोगों को हुतू ट्राइब ने बहुत कम समय में मार दिया। 5 लाख लोगों को, पूरा शायद बता रखा है 1 हफ्ते में या पता नहीं कितने दिनों में, ये हुतू ट्राइब के लोगों ने 5 लाख तुत्सी ट्राइब के लोगों को मार दिया था। ठीक है, रवांडा के। तो यहाँ पे ये तो इनकी पूरी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ गया कि अगर सब मर जाएंगे तो भैया ये इनकी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे इश्यूज़ को हम थ्रेट में लेते हैं। अब ऐसे इशू में जाके जो है बाकी कंट्रीज़ को या मिलिट्री को हेल्प करना चाहिए इनके वॉर को रोकने के लिए, इनकी लड़ाई को रोकने के लिए। तो थ्रेट में हम उसी चीज़ को इंक्लूड करेंगे जो वेरी एग्जिस्टेंस पे हमला करती है। ऐसा नहीं थ्रेट तभी कहेंगे जब उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा हो रहा हो। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द न्यू नोशंस ऑल्सो। अब हम जानेंगे भैया ये जो नए नए खतरे आ रहे हैं उनसे डील करने के लिए किया क्या जाए। तो भाई ये जो नए नए खतरे हैं हमने देख लिया कि ये ग्लोबल लेवल के हैं, तो इनसे डील करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले खतरा हमने कौन सा पढ़ा था गाइस, टेररिज्म। तो ऑब्वियसली टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए हमें मिलिट्री की ज़रूरत है, जेनोसाइड को कम्बैट करने के लिए हमें मिलिट्री की ज़रूरत है। बट ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन,
और डिजीजेस, इसमें मिलिट्री हमारा मदद नहीं कर सकती, इसमें हमें कुछ और तरीके अपनाने की ज़रूरत है। तो पहला आप लिखोगे, पहला कोऑपरेशन करने का क्या तरीका है हमारे पे कि हम मिलिट्री फोर्स, जैसे कि अगर कहीं पे टेररिस्ट अटैक है, टेररिज्म फैल रहा है, कहीं जेनोसाइड हो रहा है, तो सब कंट्रीज़ की मिलिट्री हेल्प करे और वहाँ जाके लोगों को सेव करे। फॉर एग्जाम्पल जब कुवैत का एनेक्सेशन हुआ था तो यूएन ने एक मैंडेट जारी करा था, सारी कंट्रीज़ ने अपनी फोर्स बना के उनके लिबरेशन के लिए गए थे। तो मिलिट्री एक तरीका होता है टेररिज्म और जेनोसाइड से बचाने का। बट बाकी क्या, जो ग्लोबल पॉवर्टी, उससे बचने के लिए क्या किया जाए, तो उससे बचने के लिए तो मिलिट्री काम नहीं करेगी। इसके बचने के लिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है कि वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज़ आके कोऑपरेट करें। वो कोऑपरेशन बायलेटरल भी हो सकता है कि दो कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प कर रही है, वो रीजनल भी हो सकता है कि साउथ एशिया की कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प करें। नेचुरल डिजास्टर आया तो सारी साउथ एशिया की कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं। कोई प्रॉब्लम, पॉवर्टी आई है, कोई डिजीज़ आई है, तो सारी साउथ एशिया की कंट्रीज़ हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है कि एशिया की कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प कर रही है, और ग्लोबल भी हो सकता है जैसा कोरोना वायरस के टाइम पे हुआ, ग्लोबल कोऑपरेटिव दिखाया गया, हर कंट्री ने कोशिश करी एक दूसरे की मदद करने की। तो जो ये इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, जैसे टेररिज्म, जेनोसाइड को अगर हम छोड़ें, उसके अलावा ग्लोबल पॉवर्टी हो गई, माइग्रेशन हो गई, डिजीजेज हो गई, इनसे डील करने के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन की ज़रूरत है। अब ये ग्लोबल, कॉन्टिनेंटल, ये सब कॉपरेशन करा कौन सकता है? देखो, बायलेटरल तो दो कंट्रीज़ खुद कर लेगी, रीजनल एसोसिएशन कराएगी, कॉन्टिनेंटल की कोई ऑर्गेनाइजेशन करा सकती है। बट ये जो ग्लोबल लेवल पे जो एक कॉपरेशन कराना है, वो कराने के लिए हमारे पास यूएन है, यूनाइटेड नेशन। और यूएन ही नहीं है, यूएन की और भी बहुत सारी बॉडीज़ है। जैसे आपने पढ़ा है यूनाइटेड नेशन वाला जो चैप्टर है ना, उसका मैंने एक एडेड टॉपिक डाला है, उसमें मैंने सारे वो जो बॉक्सेस में आपको बताई हैं यूएन के ऑर्गेनाइजेशन, उनको पढ़ाया है और इजी तरीका बताया लर्न करने का। नहीं देखी तो वीडियो देख लेना। यूएन की बहुत सारे सब ऑर्गन्स है, बॉडीज़ है, जैसे यूनाइटेड नेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हेल्प करती है कंट्रीज़ में जाके लोगों की हेल्थ, अगर जो है पॉवर्टी है तो उसको एलिवेट करने में, नेचुरल डिजास्टर आया तो उस समय पे हेल्प करती है। वर्ल्ड बैंक है जो किसी कंट्री की इकोनॉमी को हेल्प करती है। IMF है जो ट्रेड और इकोनॉमी कंट्रीज़ के संभालने के लिए हेल्प करती है। देयर इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस और बहुत सारी प्राइवेट फाउंडेशन, NGOs, चैरिटीज़ हैं जो इस टाइप की चीज़ों को, जैसे पॉवर्टी हो गई, माइग्रेशन हो गई, नेचुरल डिजास्टर आता है और अगर कोई बीमारी आती है तो उस समय पे लोगों की हेल्प करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हर कंट्री में जाके हेल्प करती है। तो ये ग्लोबल लेवल के थ्रेट से डील करने के लिए हमारे पास ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन भी है। इवन हमारे पास ग्रेट पर्सनैलिटीज़ भी है, जैसे मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला जी, जो इन कॉपरेशंस को इंक्रीज करते हैं और इन थ्रेट से बचने के लिए दे हैव वर्कड ऑल्सो। ठीक है, अब देखो गाइस, ये जो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है, इनकी एक बात है कि ज़्यादातर इन सोर्सेज ऑफ थ्रेट में जो फोर्स का यूज़ है, यानी कि मिलिट्री पावर का यूज़ है, वो सबसे लास्ट रिजॉर्ट में यूज़ करा जाता है। जब सारे ऑप्शन खत्म हो तो ही फोर्स यूज़ करी जाएगी। जैसे टेररिस्ट, अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना है तो भैया मिलिट्री की तो ज़रूरत तब तो पड़ेगी ही। बट ऐसा भी होता है कि अगर कभी कोई ऐसी कंट्री हो जो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट करी हो, उनको पॉवर्टी में रख रही हो, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उस सिचुएशन में भी इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ ऐसा कर सकती है कि वो वहाँ पे फोर्स का यूज़ करके वहाँ के लोगों को बचाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल जो नोशन है उसमें जो है जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है वो फोर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है कि सब काम मिलिट्री एक्शंस के थ्रू नहीं सॉल्व होंगे। इनफैक्ट जो काम है वो सुधरेंगे कैसे, कॉपरेशन करके, एक दूसरे की हेल्प करके। तो विद दिस कॉपरेटिव सिक्योरिटी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें हम इंडिया की सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ पढ़ेंगे, या जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें गाइस, तो हमने दोनों ही थ्रेट्स सहे हैं। हमने ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी सहे हैं, हमारे पड़ोसी देशों ने बहुत बार हमला करा है हमारे पास, और हम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, जो नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसे टेररिज्म, हमारी कंट्री पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, पॉवर्टी भी है हमारी कंट्री में, रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी है। तो हमने नए और पुराने दोनों टाइप के थ्रेट्स अपनी कंट्री में सहे हैं। तो उनको झेलने के लिए हमने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई है? तो सबसे पहला, ट्रेडिशनल नोशन से डील करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि हम अपनी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा लें, क्योंकि हमारे पड़ोस में ऐसे देश हैं जो हमारे पे अटैक करते हैं। तो इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व विद कॉन्फ्लिक्ट्स विद पाकिस्तान। 47-48 में हमारा वॉर हुआ, 65 में हुआ, 71 में, 1999 में भी हुआ, चाइना के साथ भी हमारा वॉर्स हुए। तो उस सिचुएशन में हमने अपनी मिलिट्री बहुत बढ़ाई है।
मैंने क्या कहा था, प्रिवेंट करो वॉर को डेटरेंस में आके। तो हमारी कंट्री ने भी ऐसा ही करा कि अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को हमने इतना स्ट्रॉन्ग करा कि सामने वाला जो है हमारे पे अगर वॉर कर रहा है, हमारे से अगर लड़ाई कर रहा है, तो हम बैलेंस ऑफ पावर में रहे, हमारे पास भी पूरी पावर हो और नेक्स्ट टाइम वो वॉर करने से पहले भी सोचे कि भाई ये बहुत जो है इनके पास बहुत कैपेबिलिटीज़ है। तो इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी का पहला तरीका क्या है, मिलिट्री को अपनी बढ़ाओ। मिलिट्री बहुत मजबूत रखनी है हमने अपनी, तभी हम अपनी सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेव कर सकते हैं। हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी इसीलिए कंडक्ट करा था बिकॉज हम ऐसी स्टेट से सराउंडेड थे जो हमारे पे हमला कर सकती थी। दैट्स वाई वी क्रिएटेड आवर न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेस्ट हमने करे। पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब करा था ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कौन सी जगह पे करा था, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो पहली हमारी पॉलिसी का पहला चीज़ क्या है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना। दूसरा, इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में हमने इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सभी को प्रोटेक्ट करा है, सभी को प्रमोट करा है। जैसे अपनी स्ट्रेटेजी बढ़ाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी बहुत साथ दिया है। जैसे यूएन हो गया, हमने यूएन के काफ़ी सारे जो इतने भी उसके प्रोग्राम्स होते हैं उसका हिस्सा बने हैं। यूएन में काफ़ी बार हमने सपोर्ट करा है। हमारी जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनको हम यूएन में हमेशा भेजते हैं, तो हमने यूएन का काफ़ी सपोर्ट करा है सो दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम बने रहे। ठीक है, हमने क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन करा है, जो एक प्रोटोकॉल था एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमने उसको भी साइन करा। ग्लोबल वार्मिंग का एंड करने के लिए देयर वाज अ क्योटो प्रोटोकॉल। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो हमने इंटरनेशनल कॉपरेशंस भी बहुत ज़्यादा दिखाए हैं इंटरनेशनल इश्यूज से डील करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, नेक्स्ट हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी का थर्ड कंपोनेंट क्या है, मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। अब ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स है, इंटरनल थ्रेट्स भी है, जैसे कश्मीर इशू, यू नो दैट, और भी बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने काफ़ी बारी आए हैं। ठीक है, सेवरल मिलिटेंट ग्रुप जैसे कि नागालैंड से, पंजाब से, कश्मीर से, अदर स्टेट से टाइम टू टाइम हमारे को ब्रेक अवे होने का खतरा आया है। तो इसमें इंडिया ने अडॉप्ट करी है पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। हमने क्या करा, जब भी कोई हमारी कंट्री में ऐसा हमें लगा कि खुश नहीं है जनता वहाँ की, तो हमने वहाँ डेमोक्रेसी से उस क्वेश्चन को सुलझाया। जैसे आपने देखा कि जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनने की बात हुई तो हमने लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट बना दी। दिस इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी कि आप पावर को शेयर कर दो। अगर हमने नहीं बनाई होती तो वायलेंट होता। तो इसलिए डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हमने क्या करा, जब लोग नाखुश हुए तो हमने उसे डेमोक्रेसी से डील करा एंड इसका हमें सॉल्यूशन मिला। ठीक है, रादर देन फोर्स यूज करके हमने उसे डेमोक्रेटिक वे में, कि जो लोगों की डिमांड है उनको हमने समझा, हमने अपनी पावर को शेयर करा और उस सारी सिचुएशंस को संभाल लिया। अब अगर इंटरनल अगर हम कोई दिक्कत होती है तो उसमें आप फोर्स का यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकते हो। फोर्स के बाद आपको उन लोगों को मनाना भी पड़ेगा, उन लोगों को जो वो डिमांड करें उसको कहीं ना कहीं पूरा भी करना पड़ेगा बाय पावर शेयरिंग। ठीक है, ओके गाइस, एंड लास्ट जो हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पॉलिसी का एलिमेंट है वो है लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। जैसे कि आपको पता है हमने नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट में पॉवर्टी भी पढ़ा है एंड इंडिया में भी पॉवर्टी है, वी ऑल नो। तो हमारी गवर्नमेंट जो भी अपनी पॉलिसीज बनाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, तो उसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जो है अपनी इकोनॉमी को लिफ्ट कर पाए और पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए। कोशिश जारी है, येट वी आर नॉट सक्सेसफुल। अभी भी हमारे यहाँ पे पॉवर्टी है, बट डेफिनेटली कोशिश हमारी जारी है कि हम पॉवर्टी एलिवेशन करें। अब हमारी कंट्री में जैसे आपको पता है डेमोक्रेसी है, तो इस वजह से हमारी जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके पास हमेशा उसके ऊपर जो है प्रेशर बना रहता है कि वो नई नई स्कीम्स लाए और ऐसे प्लान्स बनाए जिससे कंट्री के अंदर पॉवर्टी एलिवेशन हो एंड कंट्री में अच्छा सा डेवलपमेंट आए। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियल नहीं है, यानी कि ये सिर्फ एक जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि हाँ भाई डेमोक्रेसी है तो सब खुश रहेंगे। नहीं, डेमोक्रेसी बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी लेकर आती है। जैसे मैंने आपको अभी रिसेंट वाली पॉलिसी में बताया, ये कौन सी पॉलिसी रही हमारी, जो हमारे इंटरनल थ्रेट्स होते हैं। तो इंटरनल थ्रेट्स में भी हमने क्या देखा कि हम डेमोक्रेटिक वे में पावर को शेयर करते हुए चले, जिससे इंटरनल थ्रेट सॉल्व हो गए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक आइडियल ही नहीं है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बहुत सारी चीज़ों को सॉल्यूशन भी देती है। तो विद दिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी के क्या कंपोनेंट्स हैं। तो इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी का पहला कंपोनेंट है हम अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिकॉज अगर ऐसा हो कि हमारे नेबर्स हम पे अटैक करें तो वी शुड बी फुली, आप कह सकते हो कि हमारे अच्छे पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होनी चाहिए तब। नेक्स्ट हमारी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में हम जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें हम हमेशा जो है अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और बहुत बार हमने इंटरेस्ट दिखाया भी है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, जैसे हमने जब कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बनी तो हमने उसका साथ नहीं दिया, जब कोई सही पॉलिसी बनी तो हमने उसका साथ दिया। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो अगर कभी हमें सिक्योरिटी चैलेंज विद इन द कंट्री आए तो उसको हम कैसे डील करते हैं, उसको हम पावर शेयर करके डील करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ये देखा कि इंडिया लिफ्टिंग ऑफ पॉवर्टी में भी फोकस करता है। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट्स है हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी की। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। तो विद दिस गाइज ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने 2 पेजेस नोट्स बताए हैं आपको रिवाइज करने के लिए चैप्टर के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाके सिर्फ इस चैप्टर की नहीं, आप हर चैप्टर की नोट्स एक्सेस कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, समरीज भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चेक करनी है रिविजन बैच के लिए तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे इंस्टा नहीं यूज करते तो पिन कमेंट में से चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।